सो गाइस आज स्टार्ट करें हम लोग साइंस एंड टेक पार्ट से। सो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आई गेस साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इस ईयर का था नोबेल प्राइज जो अनाउंस हुए इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। तो पहले हम नोबेल प्राइज इन मेडिसिन देख लेते हैं। तो इस साल का ये जो अवार्ड दिया गया है फॉर क्लिक केमिस्ट्री दिया गया है। इसके अंदर जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफली। तो ये प्राइज दिया गया था कैरोलिन बर्टोजी यूएसए से, मॉर्टिन मेल्डिल डेनमार्क एंड के बैरी शार्पलेस यूएसए से। ठीक है, इसमें के बैरी शार्पलेस का नाम काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस वाज हिज सेकंड नोबेल प्राइज। ठीक है, इससे पहले भी उन्हें एक नोबेल प्राइज मिल चुका है बैक इन 2001। सो ही हैज जॉइंड एन इलीट क्लब ऑफ नोबेल प्राइज विनर। ठीक है, जहां पे 2 नोबेल प्राइज जीत चुके हैं ऐसे लोगों का एक क्लब है जिसके अंदर वो शामिल हो गए। तो उनसे पहले ये जो अवार्ड है ये 2 बार मैडम क्यूरी, लिनियस पॉलिंग, जॉन बर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर को मिल चुका है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक फैक्चुअल डिटेल है जो हमें पता होना चाहिए। अब आते हैं ये क्लिक केमिस्ट्री है क्या। तो देखो, के बैरी शार्पलेस और मॉर्टिन मेल्डिल ने ये फाउंडेशन रखी है क्लिक केमिस्ट्री की। तो जनरली क्या होता है जब भी केमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके एप्लीकेशन में। ठीक है, तो कई बार जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करना या लार्ज मॉलिक्यूल बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आपको बहुत टाइप के डिफरेंट रिएक्शंस करानी पड़ती है, जिससे कई बार हो सकता है कि जो प्रोसेस है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली भी हो। कई बार बार रिएक्शन कराने से उन मॉलिक्यूल्स का शेप चेंज हो सकता है, जो डिजायर्ड शेप हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो क्लिक केमिस्ट्री के थ्रू इन लोगों ने एक फाउंडेशन रखा केमिस्ट्री के अंदर जिसके थ्रू हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ सीट बेल्ट। ठीक है, जैसे सीट बेल्ट में हम देखते हैं ना कि एक क्लिक होता है जब भी उसको ज्वाइन करते हैं कि बेल्ट अंदर लॉक हो जाता है। तो वैसा ही इन्होंने एक क्लिक केमिस्ट्री से एक बाइंडिंग मैकेनिज्म तैयार किया जिससे हम 2 डिफरेंट लार्ज मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी रिएक्शन को कराए। ठीक है, पहले उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन कराना पड़ता था, अब हम 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को उनकी जगह रिएक्ट करा के लॉक क्रिएट कर देते हैं या एक बाइंडिंग मैकेनिज्म क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप ये रिएक्शन या इन्फोग्राफिक देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स है, पहले इनके बीच में रिएक्शन कराना पड़ता था लेकिन अब आपको इनके बीच में रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। आप उसकी जगह कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे अजाइड है यहाँ पे और यहाँ पे अल्कलाइन है, इनके बीच में रिएक्शन कराते हो। इस रिएक्शन के थ्रू आप एक बॉन्ड बिठा देते हो अजाइड और एल्कलाइन के बीच और इससे ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस नोबेल प्राइज, के बैरी शार्पलेस और मॉर्टिन मेल्डन ने, जिन्होंने क्लिक केमिस्ट्री की शुरुआत करी इस तरीके से। ठीक है, अब एक और छोटी सी डिटेल है जो आपको पता होना चाहिए क्लिक केमिस्ट्री में, दैट इज दिस रिएक्शन इज सपोर्टेड बाय ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो कोई बताना चाहेगा कैटलिस्ट होता क्या है? व्हाट इज अ कैटलिस्ट? The catalyst enhances the rate of change of the elements. I mean, the changes are accelerated with the help of catalyst. करेक्ट। तो कैटलिस्ट एक तरीके से एक्सेलरेशन को, रिएक्शन को एक्सेलरेट करता है। दूसरी एक और चीज पता होना चाहिए, कैटलिस्ट एक रिएक्शन में ना तो कंज्यूम होता है, ठीक है, ना उसमें कोई अलग से एडिशन होता है। वो जैसा रिएक्शन में जाता है वैसा का वैसा बाहर आ जाता है। इट्स लाइक एक फाइट हो रही थी लेकिन उसमें जो थर्ड पर्सन था वो बिना पिटे बाहर आ गया। ऐसा आप बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ सकते हो इसकी। ठीक है, तो इसमें हम कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं टू बेसिकली रिएक्ट अजाइड और एल्कलाइन। ठीक है, ये आपस में बाइंड हो जाते हैं और कॉपर वैसा का वैसा बाहर आ जाता है। अब ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड नोबेल प्राइज विनर थे केमिस्ट्री के अंदर, कैरोलिन बर्टोजी, इन्होंने ये जो क्लिक रिएक्शन है इसको अप्लाई किया इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, या हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होता है उसको ज्वाइन करने में इसका इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे एक इल्यूसिव बायोमोलिक्यूल है जो सरफेस ऑफ द सेल पे प्रेजेंट होता है, कॉल्ड ग्लाइकेन। ठीक है, तो यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली ऐसा सवाल पूछ सकता है कि ग्लाइकेन क्या होता है या किस रेफरेंस में आपने सुना है। तो आपको ये याद आना चाहिए कि हमने
क्लिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक जो क्लिक केमिस्ट्री थी उसके रेफरेंस में सुना है. एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि ये बायो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है और क्लिक केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसलिए इसको बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये नोबेल प्राइज जो थे वो दिए गए थे. अब आते हैं मेन पार्ट पे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, यूपीएससी अगर मेंस में सवाल पूछता तो वो ऐसे ही पूछेगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या इससे फायदा होने वाला है हमको. तो देखो, पहला इससे एडवांटेज मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ एंजाइम्स इनहिबिटर. ये जो एंजाइम्स होते हैं उनको स्टॉप करना हो कई बार. ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर कई बार हो सकता है कि कोई एंजाइम बहुत ज्यादा निकल रहा हो. ठीक है, जैसे इंसुलिन एक तरह का एंजाइम है और ज्यादा इंसुलिन निकल जाए तो हमारा शुगर लेवल जो होता है वो बहुत लो चला जाता है. ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो ऐसे में इस टाइप की जो सिचुएशन है उसको स्टॉप करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है. फार्मास्यूटिकल में यूज कर सकते हैं एंटी कैंसर एजेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह, हर्बिसाइड, फोटो स्टेबलाइजर. ठीक है, तो एप्लीकेशन प्लेंटी है. ठीक है, कोई उसमें कमी नहीं है, एप्लीकेशन आप जितना मर्जी और निकाल सकते हो. नेक्स्ट, मैपिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस लाइक डीएनए और उनके यूनिक मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू. बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शन से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सेल्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, उनके जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको ट्रैक कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट केमिकल केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जो था उसके बारे में, और क्लिक केमिस्ट्री हमने इसमें डिस्कस किया. अभी तक जो पढ़ा उसमें अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हो. एनीवन? ठीक है, तो फिर आई गेस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. सर, आपका था ये टॉपिक, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स. Okay. So, okay, before we start, okay, quantum technology के बारे में आपको जितना भी पता है, so keep that in mind. Okay, I'll briefly मतलब mention it what is quantum tech and quantum mechanics. ठीक है? तो this is Nobel Prize in Physics 2022. तो ये किसके लिए मिला था? This is for the work in entangled photons and by violating Bell's inequality and pioneering quantum information science. Okay, तो let's first see कि quantum technology क्या होता है. So quantum technology मतलब it's a set of principles in quantum mechanics because of which we can analyze the behavior of the particles. The particles could be atoms, electrons, photons, and almost everything in molecular or submolecular realms. तो क्वांटम टेक के दो बेसिक रूल्स है, दो बेसिक प्रिंसिपल्स वी कैन से कि जो हमें पता होना चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ओके, so first is quantum entanglement. So this is basically how two subatomic particles are linked to each other. Okay, and second is quantum superposition. Okay, so this is like subatomic particles which exist in multiple states simultaneously. Okay, so I'll explain quickly quantum mechanics with a simple example. Let's say you have two set of balls and एक red ball है, blue ball है, ठीक है, and you keep it in the box, okay, and you transfer the next ball to the, let's say, moon. Okay, one is on earth and another is on moon. तो नाउ अगर आप एंड यू डोंट नो कि कौन सा बॉल मतलब किस बॉक्स में है. नाउ लेट्स से अगर हमें पता है कि हमने अर्थ पे जो रेड लेट्स से बॉक्स ओपन किया एंड हमें पता चला कि वो रेड है, तो हमें पता है कि जो मून पे जो बॉल है दैट वुड बी ब्लू. Okay, so then the estimation of the box, the color of the ball in on the moon, ये हमें immediately पता लग जाता है because we know हमारे पास जो बॉल है that is a red ball. Okay, so this is how this quantum entanglement is, because if you know one thing then you'll also know the another thing. So basically these are linked things. But now this is like a simple, it's a macro body, the balls are macro body, but when it in quantum state, what happens, let's say even the color of the balls would be changing, okay, randomly. So at 1 second it would be 1 microsecond it would be like a red ball and another microsecond would be a blue ball. So continuously change hota rehta hai uska color bhi. Okay, so so this is what the superposition principle is, ki it can exist in a multiple states simultaneously. Okay,
then again, this is the entanglement. The earlier was the entanglement principle, and this later was the superposition principle. All right. So now this award is like quickly naam dekh lete hain. That is Alan Aspect, then Clauser from USA, and then Zeilinger, Austria. तो ये जो एलन एंड क्लॉसर है, इन दोनों ने पहले ही ये जो वायलेशन ऑफ बेल इक्वालिटीज था, मतलब बेल इनइक्वालिटी, ये एक बेल नाम के बंदे ने बहुत आई थिंक 60s और 70s में ये इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश की थी. ओके. तो इन्होंने ये प्रूव किया कि क्वांटम स्टेट में ये इनइक्वालिटी फॉलो नहीं करती. ठीक है. तो इट इज पॉसिबल टू ब्रेक दिस इनइक्वालिटी इन सर्टन कंडीशंस. सो फॉर वायलेशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी उनको मतलब दैट इज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ वे. एंड ये जो दूसरा बंदा है दैट इज जाइलिंगर, उसने क्या किया कि ही केम अप विद एप्लीकेशन ऑफ दिस इन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस. तो क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस क्या होता है कि basically it is a field where you understand and analyze, you process and transmit the information using quantum mechanics principle. Okay. तो मतलब मैंने आपको बोला कि let's say you have a red ball and you have a blue ball. This understanding कि what is the observed state, the color is the information in a way. So this is so in a way you are also getting to know कि मून पे क्या कलर है. ठीक है. So this is in a way you are transmitting a data. तो ये आगे भी है. That is this is called as quantum teleportation. I'll get to it. So the अभी ये entanglement पता चल गया क्या है. तो let's see कि इन्होंने क्या दिया है कि so basically they demonstrated the potential to investigate and control the particles that are in entangled state. Okay. And so और एक phenomena होता है, this is so if you follow Bell inequality, तो हमें पता है कि एक स्टेट अगर ये है मतलब रेड है तो दूसरी स्टेट होगी ब्लू. ओके. सो हम इनिशियली हमने लेट्स से प्रोडक्ट क्रिएट किया रेड बॉल एंड ब्लू बॉल. सो एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन इटसेल्फ देयर आर ओनली टू स्टेट्स. ओके. बट ये दोनों ने, ये जो एलन है, एस्पेक्ट और क्लॉजर, इन्होंने ये बोला कि जब बेल की इनइक्वालिटी फॉलो नहीं होती तो इन अ क्वांटम स्टेट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप जब मेजर करते हो. ओके. लेट्स से यू फिगर्ड आउट देयर इज इट्स अ रेड बॉल. ओके. इट विल चेंज द कलर नेक्स्ट टाइम. मतलब मैंने अभी ऑब्जर्व किया तो अभी कलर रेड था बट नेक्स्ट टाइम इट वुड बी अ ब्लू कलर और एनी अदर कलर लिटरली. मतलब सो बेसिकली ये कलर फिनोमिना, दिस इज वेरी रूडिमेंटरी एग्जांपल, बट जनरली ये होता है एरेज. ओके. सो देयर इज अ प्योर एरे, प्योर क्वांटम स्टेट, एंड देन देयर इज अ मिक्स्ड क्वांटम स्टेट. ओके. तो प्योर क्वांटम स्टेट में क्या होता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो यहाँ पे यू गेट अ एरे, हमें मतलब पढ़ा होगा वेक्टर्स. ओके. एंड अगर मिक्स्ड होता है तो दैट इज अ इट्स अ 3D एरे इन अ वे. ओके. तो देर आर मतलब उनको टेंसर बोलते हैं, मोर देन नॉट जस्ट 3D, इट कैन बी 4D 5D ऑल्सो. तो दीज आर द क्वांटम स्टेट्स. तो इट कैन हैपन इन मल्टीपल स्टेट. सो बेसिकली जब मैंने कुछ मेजर किया, अगर उसका क्वांटम स्टेट x है तो नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊंगा मेजर करूंगा दैट वुड बी y. So this is actually what it is. Now let's look at this. ये मैंने रेड बॉल ब्लू बॉल का मतलब ये आप इधर भी देख सकते हो, इन्फोग्राफिक्स दिया है. एंड नाउ लेट्स लुक एट क्वांटम टेलीपोर्टेशन. सो जो टेलीपोर्टेशन क्या होता है, बिकॉज ऑफ विच दिस गाइस दे गॉट द नोबेल. So it is a way of transferring an unknown quantum state from one particle to another. Okay. So so basically क्या होता है कि let's say there are two sources, two different sources which are emitting the, let's say, photons. Photon is one particle which there can be two photons in the same quantum state. Okay. Which are entangled, sorry. Now let's say यहाँ पे 1 and 2, these are emitted by one particular source, and 3 and 4 are emitted by another source. Now let's say 2 and 3 got entangled. Okay. We arrange them in such a way that 2 and 3 got linked with each other. Okay. Now since they are emitted, 2 and 1 are emitted from the one single source, and we know that we have linked 2 and 3 with each other by quantum entanglement. तो जो भी चेंजेस 2 and 3 में होंगे, एंड वी ऑब्जर्व दैट, तो फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व 1 and 4 में क्या रिलेशन होगा. ओके. दिस इज एक्चुअली द फिनोमिना
कि by looking at 2 and 3 का relation, we are predicting what would happen between 1 and 4. This is quantum teleportation. Yeah, so this is also called as entanglement swapping. So basically, two pairs of the entangled particles that never met each other. So 1 and 4 never met each other, but still they got entangled because of 2 and 3. Okay. Now let's see a brief what is Bell inequality. So Bell inequality makes it possible to differentiate between the quantum mechanics indeterminacy and an alternative description using the secret instructions or hidden variables. तो ये hidden variables का एक concept है. तो by that concept, so it's like this कि at the time of मतलब अभी तक का जो भी quantum mechanics था, they relied on the fact that there is no hidden variable. Okay, including Feynman and all those big names that we know. So actually, even the story is like this. This person Clauser, I think Clauser or Aspect, तो वो उसमें से एक बंदा Feynman के पास गया and then he started talking about this experiment and Feynman literally said, "Get out of my office." Okay, because they did not believe in the hidden variables. So actually ये जो बंदे हैं तो इन्होंने they went across the status quo to work on this and believe in hidden variables. अगर उन्होंने hidden variables पे believe नहीं किया होता, then they wouldn't have succeeded in violating the Bell inequality. Okay, so I think अभी तक का ये story तो that will make you remember कि क्या किया उन्होंने. So that is it. Now let's say significance of this work. So we have new ways of storing the information, transferring the information. That is the very important thing, and then processing the information. Okay. Now ये quantum physics के बहुत center में है. So that's why there are other applications also कि we have to construct a new quantum computer. बहुत hot topic है, हमें बहुत पता है ये. Then we have to build a quantum network. और we have to build a quantum cryptography. तो हमें cryptography पता है क्या होता है. So how it works is मतलब cryptography पता है, but how quantum cryptography works. So जैसे there is an entanglement and आपके पास and let's say आपको जिसने let's say transaction किया, payment किया, तो उसके दोनों के पास एक entangled photon है. Okay, यहाँ पे भी red है, यहाँ पे भी red है. Okay, now let's say किसी ने दूसरे ने वो transaction बीच में से hack कर दिया. Okay, and जैसे मैंने आपको बोला है कि unless and until you observe the data वो change नहीं होता. देखिए तो लेट्स से दूसरे ने एंड अगर ऑब्जर्व किया तो वो चेंज होगा ही होगा. ओके, तो लेट्स से ट्रांजैक्शन में किसी ने बीच में ऐसा देख लेट्स से वो डेटा हैक कर दिया या फिर कुछ ले लिया, देन इट विल चेंज द क्वांटम स्टेट देन एंड देयर इटसेल्फ. एंड अगर आपका डेटा ओरिजिनल डेटा से मैच नहीं होता है, द क्वांटम स्टेट इज नॉट मैचिंग विथ ईच अदर, दैट मींस आपका डेटा किसी ने हैक किया है, दैट समवन एल्स इज हैविंग योर access to your data. So this is how they want to build a secure quantum cryptography. And yeah, last is the most important part, the quantum information science. So quantum information science is a field by which you process, transmit the information using quantum mechanics principle. Okay. तो इसमें several themes होते हैं कि there is quantum information theory, quantum algorithms, complexity, etc. So this was my limited and short attempt to explain the quantum mechanics, quantum teleportation, and why they got the Nobel Prize of this year's physics. Cool है. सबको क्लियर है ना? किसी को डाउट है क्या तो अभी पूछ सकते हो, तो क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक था ये समझने में. ठीक है, I guess आगे चलते हैं. So we're done with this part, that is Nobel Prize for Physics for 2022. Now let's move on to the next Nobel Prize that was for medicine. जो फिजियोलॉजी या मेडिसिन जिसको हम कॉमनली बोलते हैं उसके अंदर दिया गया था. ठीक है, तो अगेन एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च था which was done by a Swedish anthropologist या जेनेटिस्ट called Svante Pääbo. ठीक है, अब इनको ये अवार्ड दिया किस लिए गया था? दिस वाज गिवन फॉर द डिस्कवरी कंसर्निंग द जीनोम ऑफ एक्सटिंक्ट होमोनाइंस एंड ह्यूमन एवोल्यूशन. ठीक है, तो कुछ हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, उनका इन्होंने डिस्कवरी किया और कैसे हमारे जो ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है बेस्ड ऑन जेनेटिक डेटा इन्होंने पता लगाया. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो
डीएनए का या जेनेटिक मेकअप के थ्रू हम बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं, जैसे पैटर्निटी टेस्ट करना होता है, या कई बार किसी क्राइम सीन के ऊपर हमें सस्पेक्ट से अगर मैच करना है किसी क्राइम सीन का जो बायोलॉजिकल एविडेंस है उसको, तो हम डीएनए से उसको मैच कर सकते हैं। लेकिन जो एंशियंट डीएनए होता है या एंशियंट रिलिक्स होते हैं, या जो पुराने दबी हुई हड्डियां मिलती हैं हमें कई हजारों साल पुरानी, जैसे डायनासोर, मेस्टेडॉन और इन सब की, ठीक है, तो उनमें से डीएनए जो सैंपल्स है उनको निकाल पाना अभी तक बहुत मुश्किल था। बिकॉज डीएनए आप जानते हो एक जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जिसे न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। और जनरली जनरेशन टू जनरेशन ये न्यूक्लियर डीएनए पास होता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक और एरिया है जहां पे डीएनए हमको मिलता है, विच इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, बिकॉज यहाँ से एटीपी मिलता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में डीएनए मिलता है। एंड ये जो डीएनए होता है दिस इज नॉट पास्ड ऑन टू जनरेशंस, ठीक है, ये डीएनए आगे पास नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन को, ये वहीं रहता है, ठीक है। सो ये जो एंशियंट डीएनए होता है इसके अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। सो इसलिए इसको रिट्राइव कर पाना, न्यूक्लियर डीएनए को रिट्राइव कर पाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये जल्दी डिग्रेड होने लग जाता था ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो सवान पाबो का वर्क ये था, इन्होंने ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है इसके थ्रू केयरफुल इसका एलोंगेशन किया इस डीएनए का, और उसके थ्रू हमें बहुत सारे लिंकेजेस मिले डिफरेंट ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो सीक्वेंस इन्होंने किया था निएंथ्रिडल का, ठीक है। तो निएंथ्रिडल इज सेड टू बी एंशियंट ह्यूमन लाइक, या जो मॉडर्न होमोसेपियन है उसके जैसा ही हम कह सकते हैं कि एक स्पेसिमेन था निएंथ्रिडल करके, ठीक है, जो कि यूरोप वाले रीजन में रहता था। और ये निएंथ्रिडल जो है ये अफ्रीका से मूव आउट कई साल पहले कर गए थे, एंड दे मूव टू यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है, अराउंड 4 लाख ईयर्स अगो। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन और ह्यूमन के जो एंसेस्टर है सब अफ्रीका से ही पैदा हुए हैं और वहीं से मूव आउट किए गए। तो निएंथ्रिडल्स का भी यही था कि वहीं से निकले और ये यूरोप का जो एरिया है उसको पॉपुलेट कर लिया था, ठीक है। तो सवान पाबो ने ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इनका एनालाइज किया, क्योंकि हमारे पास निएंथ्रिडल के बहुत सारे स्पेसिमेन है, जो बोन रिलिक्स जिसको बोलते हैं, हड्डियों के अवशेष है, हमारे पास अवेलेबल है निएंथ्रिडल्स के बहुत ही एम्पल क्वांटिटी में, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन यूरोप। तो इनके हमारे पास सैंपल बहुत इजीली अवेलेबल थे, और इनसे जेनेटिक मटेरियल निकालना पहले मुश्किल था, बट सवान पाबो ने अपने वर्क के थ्रू उस चीज को एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। तो इनकी इस डिस्कवरी से हमें पता लगा कि ये जो होमोसेपियंस जो आज जो मॉडर्न मैन है उसके अंदर भी निएंथ्रिडल डीएनए कुछ अमाउंट में है। तो जो लोग आज भी यूरोप के अंदर रह रहे हैं उनके डीएनए के अंदर अराउंड 10% निएंथ्रिडल डीएनए, ठीक है। जैसे यूके, जर्मनी, इन कंट्रीज में आप जाओगे तो यू विल फाइंड दैट पीपल आर स्टिल हैविंग दिस डीएनए इन देयर जेनेटिक मेकअप। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? तो ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज सवान पाबो ने ये जो माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए निकाला था उसको हमने मैच किया आज के मॉडर्न ह्यूमन या होमोसेपियन के डीएनए से, तो हमें पता लगा कि ये तो सेम ही है। अब सेम है तो इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स द निएंथ्रिडल्स एंड द होमोसेपियन वर इंटरब्रीडिंग, आपस में उनके बच्चे हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने एक और मेजर डिस्कवरी की विच वॉज द मोस्ट ब्रेक थ्रू डिस्कवरी या ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कह सकते हैं। इन्होंने एक नई होमोनाइन स्पीशीज को ढूंढ निकाला, ठीक है, जिसका नाम है डेनिसोवा। ये नाम डेनिसोवा या डेनिसोवन इसलिए रखा गया क्योंकि ये साइबेरिया की केव से मिला था, डेनिसोवा नाम की, ठीक है, इसीलिए उस केव के नाम से ही ये डेनिसोवा नाम रख दिया गया इस ह्यूमन लाइक स्पीशीज का, ठीक है। ऑल्दो इश्यू डेनिसोवा के साथ ये है कि हमारे पास इनके जो बोन रिमेन्स है, ठीक है, जो हड्डियों के अवशेष मिलते हैं हमें जिसके थ्रू हम लोग पूरा स्केलेटन बना सकते हैं, वो बहुत कम है। लाइक ये जो डेनिसोवा केव का जो स्पेसिमेन है ये सिर्फ फिंगर बोन था, बहुत छोटा सा फिंगर बोन था जिसके थ्रू इन्होंने वो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए निकाला था और ये बताया था कि दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। सो ये एक मेजर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था। और फिर 2008 के अंदर ये जो डिस्कवरी हुई थी डेनिसोवा केव के अंदर इन डेनिसोवन ह्यूमन बींग्स की, ऐसे ही सिमिलर स्पेसिमेन हमें एशिया के क्रॉस और भी जगह मिले,
ठीक है, बट स्टिल इट इज नॉट एज गुड एज द नियांथ्रिडल स्पेसिमेन जो हमारे पास है, क्योंकि इनके बहुत कम हमें सैंपल्स अभी तक मिले हैं. लेकिन अगेन इनके भी जो डीएनए हमने जब चेक किया तो हमने पाया जो एशियन रीजन में लोग रह रहे हैं उनके अंदर इनके डीएनए के सैंपल हमें मिले. ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख सकते हो इस चीज को कि कैसे जोग्राफिकली स्प्रेड हुआ. तो यहाँ पे आप देख सकते हो होमोसेपियन अफ्रीका में रह रहे थे, उनसे पहले नियांथ्रिडल मूव आउट कर गए थे और यूरोप का जो रीजन है वहां पे बस गए थे. देन डेनिसोवन जो है वो भी किसी टाइम या तो वो होमोसेपियन से निकले थे या फिर वो ऑल टुगेदर डिफरेंट स्पीशीज थे. इसका करेक्ट टाइमलाइन नहीं पता है. ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि डेनिसोवा नाम का ह्यूमन लाइक एक स्पीशीज था जो कि एग्जिस्ट कर रहा था एशिया या तिब्बत वाले रीजन के अंदर. ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए एशिया में रहने वाले लोगों के अंदर हमें डेनिसोवन डीएनए मिलता है. ठीक है, तो कोई पूछे कि नियांथ्रिडल कहाँ मिलता है तो आपको बताना चाहिए यूरोप में जो लोग हैं उनके पास ये मिल रहा है, और डेनिसोवा कहाँ मिल रहा है तो ये एशिया, ये जो नीचे पापुआ न्यू गिनिया इन कंट्रीज के अंदर हमें डेनिसोवा डीएनए मिल रहा है. ठीक, एक और इम्पोर्टेंट चीज इस डेनिसोवा डीएनए से हमें ये पता लगी कि हम देख रहे हैं कि हाइट के ऊपर, ठीक है, जो तिब्बत हो गया या इंडिया के अंदर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया जहाँ पे पहाड़ी इलाका है वहां पे लोगों की हाइट छोटी है. ठीक है, लेकिन उनके अंदर एक जेनेटिक वेरिएशन है जिसके थ्रू वो कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव कर रहे हैं. ये एक्चुअली ये जेनेटिक वेरिएशन इनको डेनिसोवन से ही मिला है. ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी ने शायद 2019 के पेपर में पूछा हुआ है डेनिसोवा के बारे में कि डेनिसोवा क्या थे. तो ये एक एंशिएंट ह्यूमन या ह्यूमन के एंसेस्टर्स थे. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सवांते पाबोज वर्क और इससे ये सारी चीजें हमें पता लगी. तो अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है. तो विद दैट वी आर डन विद द नोबेल प्राइसेस. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे विच इज वन हेल्थ. तो हिमांगी मैम आप स्टार्ट कर सकते हो. Yes, sir. Am I audible to all of you? यस मैम. Okay, so good evening all. I'll be dealing with One Health today. So recently it was in news because multilateral agencies ने मिलकर लॉन्च किया है वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन 2022 से 2026 तक के लिए 4 साल का ये प्लान ऑफ एक्शन है. मल्टीलेटरल एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कौन सी मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं ये देख लेते हैं. यूनाइटेड नेशन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, UNEP एनवायरमेंट प्रोग्राम UN का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ. तो ये 4 हमारी एजेंसीज हैं जिन्होंने मिलकर वन हेल्थ जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन को लॉन्च किया 2022 से 2026 तक के लिए. सो दिस वाज इम्पोर्टेंट टेक अवे फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ मूविंग ऑन. इसका एम क्या है? ये मिटिगेट करेगा आपके हेल्थ चैलेंजेस को, ना केवल आपके रीजनल या कंट्री लेवल पर, ग्लोबल पर भी. तो ओवरऑल ये मिटिगेट करने वाला है आपके हेल्थ चैलेंजेस को. और क्या करेगा? ये क्रिएट करेगा एक फ्रेमवर्क, इंटीग्रेट करेगा सिस्टम और कैपेसिटी, ताकि हम और बेहतर तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकें, जो भी हेल्थ चैलेंज हो प्रेडिक्ट कर सकें, डिटेक्ट कर सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें हेल्थ थ्रेट्स को टू ऑल लिविंग बींग्स, नॉट ओनली ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड टू. और क्या है इसका प्लान ऑफ एक्शन में? इट आउटलाइंस द कमिटमेंट ऑफ द 4 ऑर्गेनाइजेशंस to collectively advocate and support the implementation of One Health. चारों ने मिलकर लॉन्च किया है, तो चारों कलेक्टिवली एडवोकेट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में ऑल ओवर अक्रॉस द ग्लोब. नाउ व्हाट एल्स इज देयर? ये इम्प्रूव करेगा आपके हेल्थ को, ह्यूमंस के हेल्थ को, एनिमल्स के हेल्थ को, प्लांट्स, एनवायरमेंट को. लाइक आई सेड दैट इट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच टू चैलेंज द हेल्थ क्राइसिस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कौन सा SDG हेल्थ को पॉइंट आउट करता है? दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? SDG 3 है ना? Yes, sir. Now there are 6 actions
which are outlined in this joint plan. तो सबसे पहले तो ये एनहेंस करेगा आपके वन हेल्थ कैपेसिटीज को, ताकि आप हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन कर पाए. दूसरा जो एक्शन ट्रैक है वो है रिड्यूस करेगा रिस्क जो कि इमर्ज हो रहे हैं हमारे जूनोटिक एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स. जैसे कि जूनोटिक का मतलब एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन जो होता है. एग्जाम्पल्स बताए कोई जूनोटिक डिजीजेस के. कोविड जूनोटिक है या नहीं? नॉट नोन एक्चुअली, पता नहीं उसका श्योरिटी में, बट मार्स है, नीपा वायरस है, स्वाइन फ्लू है, बहुत सारे एग्जाम्पल. Yes, sir. Okay. So the third action under this JPA, controlling and eliminating endemic zoonotic, neglected tropical and vector-borne disease. One more important term came here, endemic. So anybody would like to enlighten this word? Okay, I'm telling you, एंडेमिक वो डिजीज होती है जो पर्टिकुलर ग्रुप को पर्टिकुलर प्लेस पर ही होती है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को बार बार होती है. एग्जाम्पल जैसे कि मलेरिया है, वो हॉट कंट्रीज में ही होता है. कोल्डर जो कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया वाला पार्ट या यूरोप में, तो वहां पर मलेरिया देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक. पैंडेमिक हम सब ने देखा ही, पैंडेमिक क्या होता है, स्प्रेड्स अक्रॉस द ग्लोब. और एक और टर्म है एपिडेमिक. तो एपिडेमिक होता है जो विद इन बॉर्डर ही होता है. जैसे इंडिया में अगर कोई बीमारी इमर्ज हुई तो वो इंडिया तक ही सीमित रह गई, वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गई. दैट इज एपिडेमिक. सो दीज वर माइनर डिटेल्स अबाउट दीज थिंग्स. नाउ सो ये कंट्रोल करेगा ऐसे एंडेमिक जूनोटिक डिजीजेस को, एलिमिनेट भी करेगा, नेग्लेक्ट करेगा ट्रॉपिकल वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो होती हैं उन्हें भी. स्ट्रेंथन करेगा आपके असेसमेंट को, मैनेजमेंट को, कम्युनिकेशन को, फूड सेफ्टी रिस्क जो होते हैं वो भी इन्वॉल्व है इसमें. कर्व करेगा साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और इंटीग्रेट करेगा एनवायरमेंट को हेल्थ में ले आकर. तो इसीलिए ये वन हेल्थ टर्म दिया गया है. और क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स रहे हैं अभी तक? पहला इसमें दिया हुआ है पिलंसबर्ग रेजोल्यूशन 2001, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट द सेकेंड वन वर्ल्ड वन हेल्थ, दिस इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. इसको इंट्रोड्यूस किया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने 2007 में. 12 रिकमेंडेशंस आई थी. ये मैनहट्टन प्रिंसिपल भी बोलते हैं 12 रिकमेंडेशंस को. और इनका मेन फोकस क्या था कि ये मोर होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेंगे एपिडेमिक्स को प्रिवेंट करने में, और मेंटेन करेंगे इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को. वन वर्ल्ड वन हेल्थ, remember that. Now third initiative at global level is National Framework for One Health 2021. इसको भी FAO ने किया है लॉन्च. ये गाइड करेगा ओवरकमिंग द सिस्टमिक बैरियर्स टू इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ अप्रोच. जो हम वन हेल्थ अप्रोच ले आए, अब इसमें बैरियर्स आएंगे, तो इसको हम कैसे ओवरकम करें, ये हमारा नेशनल फ्रेमवर्क फॉर वन हेल्थ FAO ने दिया है. नाउ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं. ये एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टम बेस्ड अप्रोच है जो कि आपके इंटरकनेक्शन होते हैं ह्यूमंस के हेल्थ में, एनिमल्स के, प्लांट्स, एनवायरनमेंट के. तो इनको ये रिकग्नाइज करेगा वन हेल्थ. और क्या करेगा, मोबिलाइज करेगा मल्टीपल सेक्टर्स, डिसिप्लिन करेगा कम्युनिटीज को कि वो साथ में काम करें, ताकि हम फॉस्टर कर सकें वेलबींग और टैकल कर सकें इस तरह के थ्रेट्स जो हेल्थ से होते हैं हमारे इकोसिस्टम पर. एट द सेम टाइम इस अप्रोच में और क्या होगा, एड्रेस करेगा कलेक्टिव नीड कि हमें क्लीन वाटर हो, क्लीन एनर्जी, क्लीन एयर, इन सब की फुलफिलमेंट हो सके, हमें सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिले, टेकिंग एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ऑल इन ऑल देखें तो ये सब एक तरह का इंक्लूसिव अप्रोच है टू टैकल दीज क्राइसिस. नाउ इट इज द प्राइमरी अप्रोच फॉर एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्स हेल्थ चैलेंजेस जो कि हमारी सोसाइटी फेस कर रही है, जैसे कि इकोसिस्टम डिग्रेडेशन हो रहा है, फूड सिस्टम फेलियर्स है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है. ड्राइविंग फैक्टर्स क्या रहे कि हमें वन हेल्थ अप्रोच की नीड पड़ी? तो सबसे पहले इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं उनको हमें टैकल करना है.
75% इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस जो हैं वो रिसेंट पैंडेमिक जो ब्रेकआउट हुई वो जूनोटिक रही है नेचर में, मतलब हमको एनिमल से ह्यूमन में आया है। और राइजिंग इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रैवल भी इसके रीजंस रहे हैं इन इन्फेक्शियस डिजीजेस को स्प्रेड करने में। For instance, India recently reported multiple cases of monkeypox that we have recently seen in news कि कैसे वो अफ्रीका से यहाँ तक आ गया। It was all because of international travel and trade. monkeypox का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। और क्या रीजन रहा इसको लाने के पीछे? एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की तो कोई लिमिट ही नहीं है, हर जगह वो एक्सपैंड होता जा रहा है। जैसे कि कल हमने पढ़ा ये था, लेक बेड में इंक्रोचमेंट कर लेना, फिर फ्लड लाइक सिचुएशन में डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर भी वही बताया जा रहा है कि ह्यूमन का इंक्रोचमेंट नेचुरल हैबिटेट्स में, जो कि ऑल्टर कर रहा है हमारे रिसोर्सेज को, ह्यूमन पॉपुलेशन का एक्सपेंशन और न्यू जियोग्राफिक एरियाज जो हैं वहां पर भी जाके बना रहे हैं, ह्यूमंस अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारा जो कांटेक्ट है वाइल्ड लाइफ लाइफ स्टॉक का वो बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से माइक्रोब्स का स्पिल ओवर इफेक्ट हो रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन पर और एनिमल्स पर भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है वन हेल्थ अप्रोच जैसी चीज को लाने के लिए कि टैकल कर सकें हम इस प्रॉब्लम को। अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी इम्पोर्टेंट है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस because this one is very basic. Now next is growing threat of antimicrobial resistance. Again this word. So emergence and spread of antibiotic resistant pathogens is on the rise. क्यों? क्योंकि irrational use हो रहा है एंटीबायोटिक्स का ह्यूमंस पे और एनिमल्स पर भी। कंटेमिनेटेड एनवायरमेंट है हमारा, इनफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज हैं। इस वजह से हमारे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो थ्रेड है वो बढ़ती चली जा रही है। और क्या है? इनइक्वालिटी में इंक्रीमेंट है, फ्रेजाइलिटी में है, वायलेंस में। तो ये सब लीडिंग फैक्टर्स हैं कि हमको ये वन हेल्थ अप्रोच लाना पड़ा। बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स सी चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग वन हेल्थ अप्रोच इन प्रैक्टिस। ये इन्फोग्राफिक देखें तो सी लोड अप्रोच है ये, जो कि सेपरेट करता है डिजीज के सर्विलांस प्रोग्राम को, जो कि पर्टेन करता है इन्फेक्शंस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। सी लोड अप्रोच मतलब काफी रिजिड है, वन पर्सन हैज टेकन द डिसीजन और उसी हिसाब से होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडिक्वेट डेटा शेयरिंग। अभी हमने देखा है कि चाइना ने हमको प्रॉपर डेटा नहीं दिए WHO को इनिशियल फेजेस में, जिसकी वजह से इसको हम लेट डिक्लेयर कर पाए पैंडेमिक, just because they did not give us the proper data and information about the disease। तो ये जो लैक है ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने में। इनएडिक्वेट फंडिंग है, लिमिटेड प्रैक्टिकल गाइडेंस है। थ्योरेटिकल तो सब कुछ अवेलेबल है पर इन प्रैक्टिस लाना बहुत लिमिटेड है। अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ टू फॉस्टर एंड सस्टेन क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशंस, लिमिटेड अवेयरनेस है लोगों में, स्पेशली जो कॉमन पीपल हैं, इसलिए वो अपना कोऑपरेशन और एक्टिव एंगेजमेंट नहीं दिखा सकते। तो अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। लैक ऑफ ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स एंड वेटरनरियंस। ओके, तो ये कुछ कॉमन से चैलेंजेस जो हमें ज्यादातर चीजों में देखने को मिल जाते हैं। अब क्या स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया में इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करने में, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल पर कोलैबोरेशन किया है ताकि हम स्पेसिफिक डिजीजेस को कॉम्बैट कर सकें, ताकि ये जो डिजीजेस का आउटब्रेक हो रहा है वी कैन ओवरकम दैट। जैसे कि नेशनल इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक कमिटी का फॉर्मेशन हुआ और ये कंट्रोल करेगा आपके एवियन इन्फ्लुएंजा, रेबीज, जो कि तमिलनाडु में आउटब्रेक हुआ था और भी बहुत सारे स्टेट्स में। इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन हुआ है, जैसे कि ICMR और ICAR का कोलैबोरेशन हुआ है। जॉइंट रिसर्च प्रायोरिटीज हैं इनकी, डिजीजेस के आउटब्रेक को ये कंट्रोल करेंगे। और वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट भी बनाया गया है। किसने बनाया? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने बनाया है। ये डेवलप करेंगे नेशनल वन हेल्थ फ्रेमवर्क, जो अभी हमने ऊपर बात की थी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए।
तो वो काम हमारा करेगा वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने इनिशिएट किया है। ये फ्रेमवर्क का काम क्या होगा? एम करता है इम्प्रूविंग नेशनल एंड स्टेट लेवल रिसोर्सेज एलोकेशन एंड पॉलिसी इकोसिस्टम। अर्ली प्रेडिक्शन होगा आपका, डिटेक्शन होगा, डायग्नोसिस होगी जूनोटिक डिजीजेस की, इंक्रीज्ड क्वालिटी, अवेलेबिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ डेटा एविडेंसेस। तो ऑल इन ऑल ये टेक्नोलॉजी के हेल्प से और कोऑपरेटिव एंगेजमेंट की हेल्प से हम टैकल कर पाएंगे स्मूथली। इसमें पायलट प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंटेड हैं, स्टेट लाइक उत्तराखंड एंड कर्नाटका, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। ये भी एक इनिशिएटिव रहा इंडिया में। इसमें क्या होगा? ये लिंक करेगा आपके बायोडाइवर्सिटी को ह्यूमन हेल्थ से, इंटीग्रेट करेगा आपकी बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विस, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, हेल्थ, बायो इकोनॉमी और कैपेसिटी बिल्डिंग इन द रेलम ऑफ बायोडाइवर्सिटी साइंस। इसको लॉन्च किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर का साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ प्रोजेक्ट भी इनिशिएटिव रहा है इंडिया में। ये एनविसाज करता है सर्विलांस को कैरी आउट करेगा इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस जो होते हैं जूनोटिक की वजह से, और ट्रांस बाउंड्री पैथोजेंस जो आते हैं इंडिया में, उनको भी ये इंक्लूड करेगा। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वन हेल्थ प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगेन दिस वन इज इंपॉर्टेंट, वन हेल्थ प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, रीजनल वन हेल्थ इनिशिएटिव भी रहा है इंडिया में। ये एक इंटरसेक्टोरल अप्रोच रहा है, जो मोस्ट अर्जेंट हेल्थ थ्रेट्स होते हैं उनको टैकल करने के लिए किसी स्पेसिफिक रीजन में, with a focus on low and middle income countries across South and Southeast Asia and Sub-Saharan Africa। तो ये काफी गरीब देश हैं, इनके बारे में हमें मालूम ही है। तो इन जगहों पर जो हेल्थ क्राइसिस आती है, इमरजेंसी में टैकल करने के लिए रीजनल वन हेल्थ इनिशिएटिव का लॉन्च किया गया। बिफोर मूविंग ऑन, लेट्स सी दिस बॉक्स। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट रिलीज की है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है वो रिपोर्ट? काफी लंबा टाइटल है बट इंपॉर्टेंट है। पुटिंग पैंडेमिक्स बिहाइंड अस, investing in one health to reduce risks of emerging infectious diseases. So this is the title of this report which is released by World Bank. इस रिपोर्ट में बोला क्या क्या गया है? सबसे पहले तो ये एम्फेसाइज करती है कि जो पैंडेमिक प्रिवेंशन है, इसको हमको करना है, इसका अप्रोच ले आना है, इसकी इम्पोर्टेंस पर ये जोर देता है। ये रिपोर्ट सिर्फ प्रिपेयर्डनेस और रिस्पांस प्लान से काम नहीं चलेगा, आपके पास एक पैंडेमिक प्रिवेंशन अप्रोच होना चाहिए। ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली इसके बारे में कहती है। और क्या की हाइलाइट्स रहे इस रिपोर्ट में? कि पैंडेमिक प्रिवेंशन में आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वो बहुत लो रहा है अभी तक। क्यों लो रहा? बिकॉज द बेनिफिट्स आर लार्जली इनविजिबल एंड अनकाउंटेड। ड्राइवर्स जो रहे हैं पैंडेमिक के, उनके बारे में भी बताया गया है। फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन वन ऑफ द मेन रीजन पैंडेमिक्स का आउटब्रेक होना या होना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक फार्मिंग, अर्बनाइजेशन, ये कुछ मेजर रीजंस हैं जो पैंडेमिक को ड्राइव करने में काम किए हैं, विच कैन हिंडर नेसेसरी चेंजेस। प्रिवेंशन गाइडेड बाय वन हेल्थ प्रिंसिपल जो है वो, उसका कॉस्ट भी कम है, समवट अराउंड $11 बिलियन पर ईयर, जो कि सिग्निफिकेंटली कम है। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस में तो फिर भी $30 बिलियन लग जाता है। तो इसमें यही बताया गया है कि पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस बात की बात है, उसमें पैसा भी बहुत ज्यादा जा रहा है। आप पहले वन हेल्थ प्रिंसिपल्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका $11 बिलियन खर्च होगा, आधे से भी कम। प्रिवेंशन एक्शंस टू रिड्यूस द लाइवलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पिल ओवर इवेंट्स। इसमें देखें तो हमें एनिमल हेल्थ और वेटनरी सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। फार्म बायो सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें, रिड्यूस करें डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, इम्प्रूव करें कंजर्वेशन को और इम्प्रूव करें अपनी अर्बन प्लानिंग को। ओके, नाउ वी हैव टू सी द वे अहेड। इसमें वे हेड जो मेंशन
हैं वो काफी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहला, शिफ्ट फ्रॉम लार्जली वर्टिकल प्रोग्राम्स जो कि फोकस करता है स्पेसिफिक डिजीजेस पर, टू दोज दैट कैन स्ट्रेंथन ओवरऑल सिस्टम एंड देयर कोलैबोरेशन अक्रॉस सेक्टर्स। जैसे कि हमने देखा, कोलैबोरेशन इज मस्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्लूड ओवरऑल सिस्टम। ओके, डेवलपिंग डेटाबेसेस एंड मॉडल्स, हमारे पास डेटा हैंडी होने चाहिए, और मॉडल्स भी हमारा वो जैसे वन हेल्थ फ्रेमवर्क कैसे होगा, कैसे काम करेगा, ये सब रेडी होना चाहिए। कंसोलिडेटेड अप्रोच होना चाहिए, इकोलॉजिस्ट, फील्ड बायोलॉजिस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट और जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और एक कंसोलिडेटेड अप्रोच ये डेटा के फॉर्म में प्रेजेंट करें। स्ट्रॉन्ग नेक्सस हो साइंस, सोशल साइंस, इंडिजिनस नॉलेज और पॉलिसी, नेशनल, स्टेट या लोकल लेवल पर जो भी बन रही है। इंटीग्रेशन हो पैंडेमिक प्रिवेंशन प्लान्स का। कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन इज मॉडरेट, दैट वी हैव सीन, विद हाई रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। और वन हेल्थ अप्रोच को सेंट्रल होना चाहिए। Strategies as outlined by World Bank report are important in this direction, it is mentioned, तो please इस box को आप एक बार और देख लीजिएगा। So this was all about my topic, One Health. Any more suggestions or additions are highly welcomed. Thank you. कूल है, नाइसली एक्सप्लेन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार वन हेल्थ वाला, बिकॉज अभी तक जो हमारा पूरा ये डिजीज को लेके था वो हम लोग सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के बारे में सोचते थे, ठीक है। ये पैंडेमिक ने हम लोगों को रियलाइज कराया कि कहीं ना कहीं, ऑल्दो कोविड कैसे आया इट्स स्टिल अ मिस्ट्री, बट एक पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यही है कि शायद वो किसी जंगलों से बैट को निकाला गया और उस बैट को किसी मार्केट में बेचने के लिए ले जाया गया और वहां से ये स्प्रेड हुआ, ठीक है। एक कॉमन सिनेरियो हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं इस चीज को, कि ये होता भी है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को निकाला जाता है, उनको बेचा जाता है, ठीक है। एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन किया जाता है, उधर अर्बनाइजेशन क्रिएट किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं, ऐसे वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं जो अभी तक ह्यूमन के प्रेजेंस में नहीं आए थे, लेकिन जैसे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्ट होता है तो वो डायरेक्टली ह्यूमंस को कांटेक्ट करते हैं और फिर उसका रिजल्ट ये कोविड-19 या मार्स या नीपा या स्वाइन फ्लू इस टाइप के वायरसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो हेल्थ का अप्रोच है इट कैन नॉट रिमेन सेंटर्ड अराउंड ह्यूमन ओनली, हमें होलिस्टिकली एक हेल्थ अप्रोच बनानी पड़ेगी जिसमें ना सिर्फ ह्यूमन बल्कि एनिमल्स और एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट में प्लांट्स, ट्रीज, ये सब आ गए, तो इन सब की भी हेल्थ का ध्यान रखना है। और उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल था और काफी बार न्यूज में आ चुका है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मेंस वगैरह में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे कुछ क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो किसी को अगर कुछ और ऐड नहीं करना तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन। यहाँ पे ये जो मतलब दिस 3 पॉइंट्स स्पेसिफिकली, ये वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट, so generally we consider someone from Ministry of Health or something, but ये specifically Department of Animal Husbandry and Dairy है। मतलब ये थोड़ा सा अपोजिट जा सकता है, मतलब we cannot guess like that. Even One Health project, this is again by Department of Biotechnology, which is not that much related, मतलब अगर options confusing करके डाले तो। And this World Bank has released putting pandemics behind us, so we might think it is WHO, but it is by World Bank. So these 3 things I thought was something to be remembered. Cool. So next topic पे चलते हैं, flex fuel। तो Avi, I guess this was yours. Yeah, so flex fuel. So why it was in the news? Because Gadkari ji, the Ministry of Union Minister of Road and Transport and Highways, तो उन्होंने फर्स्ट ये जो पायलट प्रोजेक्ट है फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट इज FFV शेप इन इंडिया, वो लॉन्च किया था। एंड थ्रू विच दे वांट टू run the vehicles on 100% petrol as well as 20 to 100% blended ethanol and electric power. So okay, first पहले क्लियर कर देता हूँ कि it is based on not just on blended fuel but electric power भी यहाँ पे यूज होने वाली है। So it's kind of a मतलब हाइब्रिड भी है एंड ये ब्लेंडेड इथेनॉल भी उसमें यूज किया जाने वाला है, बिकॉज दैट इज रिलेवेंट टू द नेक्स्ट पार्ट। तो लेट्स सी ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स क्या होता है। तो जनरली हमारे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल व्हीकल्स है वो उसमें एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है,
एंड जनरली वो रेगुलर डीजल और पेट्रोल पे चलता है वो। बट ये जो है वो ब्लेंडेड फ्यूल में भी चलेगा, दैट इज ब्लेंडिंग पेट्रोल विथ, सॉरी हाँ, पेट्रोल विथ इथेनॉल और मिथेनॉल। तो इथेनॉल मिक्स कैन वेरी फ्रॉम 20% to 85%। एंड ये जो इलेक्ट्रिक पावर का जो मैंने बोल रहा था, दैट इज दिस पार्ट की वो जो व्हीकल है, इट विल हैव द इंजन विल हैव द सेंसर्स एज वेल एज डिफरेंट प्रोग्रामिंग टू कंट्रोल द इंजन, द तो बेसिकली टू कंट्रोल द इंजन। ओके, तो देर आर गोइंग टू बी कंट्रोल मॉड्यूल्स। तो उससे क्या होगा कि वेन एवर द इंजन मतलब एज पर द प्रोग्राम इट विल ब्लेंड मोर और लेस in a given moment of time. Okay, and based on that अगर कम फ्यूल चाहिए और ज्यादा फ्यूल चाहिए वो मतलब इंजन में ऐसा छोड़ मतलब इट विल बी रिलीज्ड इन द इंजन। ओके, now unlike the electric hybrid vehicles, there are no bulky parts in this no bulky parts are needed for this. Our regular engine can work on this with some modifications. So now upgrading in existing vehicles to run on high blend of ethanol fuel, it is possible, but it is definitely going to be expensive. Okay, and generally it is not feasible, not considered as feasible. Okay, now an FFV shape possesses a flex fuel engine and an electric powertrain. This setup is such that there are two advantages. First is higher ethanol use and greater fuel efficiency, because it can run on EV mode for a good amount of time, and then at that time, particular time, in our conventional engine will just shut off. Okay. Now let's look at alternate fuels in a comparison format. First is ethanol. So we know it is renewable, it is domestically produced. It has a higher octane number. कोई बोल सकता है octane number क्या होता है? बेसिकली गैसोलीन का जो नॉकिंग होता है, जो इंजन जब हम इंटरनल कंबशन इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो फ्यूल होता है वो कुछ नॉकिंग करता है, ठीक है, नॉकिंग इन द सेंस उसमें ब्लास्ट होता है बार बार, तो उससे वो वॉल के अगेंस्ट प्रेशर क्रिएट करता है, और यही एक रिदमिक पैटर्न में हम उसको ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। जितना हायर ऑक्टेन नंबर है उतना एफिशिएंट फ्यूल है। हाँ, एग्जैक्टली। सो जितना ज्यादा नॉकिंग होगा उतना आपका इंजन खराब होते जाएगा। सो इट इज प्रेफर्ड दैट आपके पास मतलब नॉकिंग कम हो। सो अगेन ये ऑक्टेन होता है, सो जनरली इट इज आइसो ऑक्टेन। तो 100%, तो अगर ऑक्टेन हमने यूज किया एज अ फ्यूल, तो जो रीडिंग दैट रीडिंग इज कंसिडर्ड एज 100। ओके, तो आउट ऑफ 100 रेटिंग होता है, सो जितना ज्यादा होगा आपका ऑक्टेन नंबर उतना अच्छा है, जैसे सर ने बोला अभी। नाउ द चैलेंजेस क्या है इसमें कि अवेलेबिलिटी है, यानी इथेनॉल की वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो सकता है अवेलेबिलिटी उसका। इट कैन कॉज करोजन एंड डैमेज टू द इंजन। That's why we need to, upgrade the engine altogether. It is not as economical as a gasoline, as it does not provide the same level of fuel efficiency. और fuel efficiency का data आगे भी दिया हुआ है। So now let's look at flex fuel. So which with much lower cost of running, as they also offer better economy for consumer. Okay. तो मतलब पेट्रोल का प्राइस से इसका ब्लेंडेड फ्यूल का प्राइस, फ्लेक्स फ्यूल का प्राइस डेफिनेटली कम होगा। बट उसका कॉन क्या है कि the benefit of the for the environment is less compared to the battery EVs or hydrogen fuel. Okay, so now let's look at hydrogen as a fuel. So it can be produced from diverse domestic resources, and it has the potential for non-zero greenhouse gas emission, near zero greenhouse gas emission. उसका कौन ये है कि it is very difficult to store the hydrogen, as it has the lower volumetric energy density, and it has the high cost of production. Okay, again then there is a biodiesel. It has a clean burning, it is again a renewable substitute, it improves the fuel lubricity, it is safer than petroleum diesel because it is less combustible. But as it is less combustible, it also produces the lower energy, so that is a con of this. But at the same time it will also emit nitrogen oxides. Okay, so that will cause more and more pollution. Again, the engine speed, because of the low energy, the engine speed will also be reduced, the power will be reduced, and it has a higher viscosity. So the problem of knocking would also be in biodiesel. Okay, now the electricity, again it improves the fuel economy,
lower fuel cost and reduced emissions. But at the same time, there are logistics issue like public charging stations. So those are not as ubiquitous as the gas stations. And the advanced batteries in electric vehicles are designed for extended life, but will wear out eventually. So there was also a initiative कि आप बैटरी स्वैपिंग मैकेनिज्म था कि आप बैटरी स्वैप कर लो. But at the same time, we have to understand in a country like India, उसका execution बहुत difficult होगा because you literally possess your own मतलब for a you are swapping the battery. So in what condition you are returning the battery, इसका मतलब there is no rules and regulations for it. Okay. The next is natural gas. So it is domestically available. There are established supply chains for it. It is relatively low in cost and there are also emission benefits. But at the same time, the driving range of this natural gas vehicles is generally less than the comparable gasoline or the diesel vehicles. There is one more apart from octane rating, there is also something called as C10 rating. So it is the measurement of the quality or performance of diesel fuel. Okay, just value addition ध्यान में रखना. Now the significance of FFV, it is less polluting. So here comes the data कि US Department of Energy ने बोला है कि between 40 to 108% reduction in lower greenhouse gas emissions depending on the feedstock used to produce the flex fuel. It will also manage the glut in sugar production. So glut is excessive production supply compared to the demand. So India suffers from this glut in sugar production of 6 million tons, and in sugar season of 20 and 21, about 2.4 million tons was diverted to produce 302 liters of ethanol for blending. So we can also take this as example कि हमने already वो convert करना चालू कर दिया extra जो sugarcane production हो गया वो. Now the burning facility, this is also a great advantage because we can burn whatever the proportion of mixture in a combustion chamber because we have electric sensors as well as microprocessors for adjusting the fuel injection. Okay. There is also it also reduces the import bills. It benefits farm community because you can take ethanol and methanol production as a side venture. Okay, it is another revenue stream altogether. Now the challenges for flex fuel, it is the lack of direct benefit to the consumer because at the end of the day, the blending is going to be done by the people who occupy the market. Okay, so though ethanol costs are much lower than petrol at rupees 47 to 64 per liter, depending on the sugarcane source. ये मतलब ध्यान में रखना कि based on your source the prices will change, मतलब good quality blend or bad quality blend, something like that, or even percentage of blend. Okay, the oil marketing companies are expected to pocket the cost differential. मतलब most of जो भी differential हमें फायदा होना चाहिए consumer को, it is possible that these companies are going to take that most of that profit. Okay, and finally at the end of the day it is controlled by government. So there are going to be frequent revisions as petrol prices fluctuate होते हैं, इसका भी fluctuate होगा. Again, there is investment in infrastructure. There are issues with ethanol like it is कि sugarcane जो है that is a water guzzling crop. So कोई भी अगर drought आया तो it will cause the change in blending rates. It gives the less mileage because ethanol मतलब हमें पता है कि octane level अच्छा है, but still it contains the less energy. Okay, so generally it takes 1.5 times more to provide the same level of energy. Okay, so even there was a report by Ministry of Petroleum and Natural Gas that mentioned कि E20, that is 20% of blend, will result in drop in fuel efficiency by 6 to 7% in four-wheelers generally, which are calibrated to E10, that is 10%. 10% है अभी market में, ठीक है? So another is resource scarcity. So according to the Niti Aayog report, over 90% of ethanol in India came from sugarcane alone and other food crops generally like maize. So we are seeing that we are entirely dependent on these particular crops. So availability of sufficient feedstock on sustainable basis is a challenge. Okay. I also thought out this another thing कि the another challenge is issue of technology trust.
तो जनरली मार्केट में ऐसा था कि यू आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी टू अनदर। तो एंड यहाँ पे इससे मिथ्स ऐसा जुड़ा हुआ है कि मतलब विच इज देयर इज सम वैलिडिटी टू इट, बट मिथ्स ऐसा है कि इफ यू यूज द ब्लेंडेड थिंग योर engine विल करोड एंड यू नो आपका आपका जो गाड़ी का जो लाइफ है इन जनरल वो कम होते जाएगा। सो पीपल शुड ट्रस्ट दिस टेक्नोलॉजी, सो दैट इज अ ग्रेट इशू in this. So now let's look at the steps taken by the government. So India is aiming to achieve E10 by 2020 and E20 by 2025. There is a Bharat stage norms. So we have directly shifted from BS4 to BS6 norms. तो ये जो भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स है, these are the emission standards instituted by Government of India to regulate the output of air pollutants from compression ignition engines as well as spark ignition, the CI engine and SI engine. ठीक है? Then government has also included automobile and auto components of flex fuel engines into PLI scheme. Okay, finance minister in the union budget has announced कि unblended fuel जो होगा उस पे जो that will attract more additional differential excise duty of rupees 2 per liter from October 2022. So they are in a way forcing कि blended fuel use करो, ठीक है? Now let's look at the way forward. Way forward is one generic is research and development. Second is incentives and pricing. So basically कि अगर आप blended fuel use करोगे तो उनको tax benefits दो, ऐसा कुछ दो, okay? अगर आप ऐसे vehicles बना रहे हो which are compliant with this ethanol blended fuel, तो उनको भी टैक्स बेनिफिट्स दिया करो, ऐसा। नाउ देयर इज आल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कि ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल नीड टू प्रिपेयर projected requirement of ethanol storage, handling, blending and dispensing infrastructure. Augmentation of ethanol production, so that is production of ethanol from non-food feedstock called as advanced biofuels. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, what is advanced biofuel? Okay, so this is from non-food feedstock, including the second generation that which should be promoted without causing any trade-off with the food production system. तो ये जो challenge था for resource scarcity, इसको हम in a way tackle कर रहे हैं. So this was flex fuel. कोई addition करना है तो कर सकता है. हाँ, तो देखो बायोफ्यूल में इसके अंदर कुछ जनरेशन हमें पता होना चाहिए, जैसे सर ने बोला कि डिफरेंट जनरेशन थी इसके क्रॉस। तो अभी करंटली 90% जो बायोफ्यूल है वो हमारा आ रहा है, या जो इथेनॉल है वो शुगर केन से आ रहा है 90%, ठीक है। तो इससे हम फूड जो सोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। रादर देन मेकिंग शुगर आउट ऑफ इट, वी आर मेकिंग फ्यूल आउट ऑफ इट, ठीक है। तो वो फूड सिक्योरिटी के खिलाफ जा सकता है, इसलिए देयर इज अ नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, जहां पे हम नॉन फूड सोर्सेज से यूज कर रहे हैं, जैसे राइस हस्क हो गया, वुड चिप्स हो गया। सो वी आर यूजिंग नॉन फूड सोर्सेज टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल। फिर थर्ड स्टेज नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर था यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी टू प्रोड्यूस बायोफ्यूल, ठीक है। एक और इनोवेटिव स्टेज इसमें रखा गया है, दैट इज द फोर्थ जनरेशन, जहां पे हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या क्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों जो जनरेशन है जो नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी में गिवन थी, ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए 7.6 मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो अभी इंडिया का ये जो एक फेमस मार्स ऑर्बिटर मिशन था, ये रिसेंटली दिस हैज लॉस्ट कम्युनिकेशन विद द ग्राउंड स्टेशंस, ठीक है, जिससे कि इसकी जो एक लाइफ साइकिल था इस मिशन का वो एंड हो गया है। पिछले 8 सालों से वर्क कर रहा था, सो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस मिशन को एक बार रिवाइज करना। सो मार्स ऑर्बिटर मिशन विच वाज आल्सो कॉमनली नोन एज मंगलयान, तो 450 करोड़ का ये मिशन था, जो अपने टाइम में इवन टुडे ये सबसे चीपर मार्स ऑर्बिटर मिशन रहा है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था ऑन बोर्ड PSLV C-25 रॉकेट, ठीक है, नवंबर 2013 के अंदर। और फिर ये स्पेस क्राफ्ट जो है ये मार्शियन ऑर्बिट में एंटर कर गया था ऑन सितंबर 24
2014 इन इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। तो इंडिया अपने आप में पहला कंट्री बन गया था जिसने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स को अंदर अपना जो स्पेसक्राफ्ट है उसको पहुंचा दिया था सक्सेसफुली। सो दिस वाज आल्सो इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन, ठीक है। इससे पहले हमने चंद्रयान वगैरह भेज रखा है, बट दैट वाज इन अर्थ ओन सैटेलाइट। यहाँ पे हम पहला दूसरे प्लैनेट के ऊपर हमने कोई मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। एंड बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री ऑल्सो एंड फोर्थ कंट्री ओवरऑल। तो इनसे पहले कौन कौन सी कंट्रीज मार्स के ऊपर स्पेसक्राफ्ट पहुंचा चुकी है, तो उनमें रशिया है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया फोर्थ कंट्री बन गया था। तो इसके अंदर 5 पेलोड्स थे, ठीक है। पेलोड्स जब भी हम बात करते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर या किसी रॉकेट के अंदर, तो हम बात करते हैं कुछ सर्टेन पेलोड्स, यानी कुछ ऐसे इक्विपमेंट जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन कर रहे होंगे उस स्पेसक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पेलोड थे, उनके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है। पहला था मार्स कलर कैमरा, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है कि कैमरा था, तो ये बेसिकली मार्स के जो सरफेस है उसकी फोटोज प्रोवाइड करवा रहा था हमें। नेक्स्ट था लाइमन अल्फा फोटोमीटर। तो इसका काम बेसिकली जो ड्यूटेरियम होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम इज बेसिकली आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। तो ड्यूटेरियम का रेशियो और हाइड्रोजन का जो रेशियो है उसको स्टडी कर रहा था, और उसके बेसिस पे मतलब इस डेटा से ये आंसर मिलता कि हमें वाटर प्रेजेंट है कि नहीं ऑन द सरफेस ऑफ मार्स एट प्रेजेंट और इन द पास्ट, ठीक है। पहले कभी पानी रहा था कि नहीं रहा था। नेक्स्ट थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, इससे जो मार्स की सरफेस पे क्या मिनरल कंपोजिशन है उसका पता लगना था। नेक्स्ट है मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कंपोजिशन एनालाइजर। ये मार्स का जो रेडियल डाइयूरेनल सीजनल वेरिएशन है, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर मतलब जो बाहर का एटमॉस्फेयर है, सबसे बाहर का, उसको स्टडी करा था। एंड लास्टली मीथेन सेंसर, ठीक है, कि कितना मीथेन जो है प्रेजेंट है वो भी पता लगा रहा था, ठीक है। So these were the 5 payloads of Mars orbiter mission. Next, अभी करंटली ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसको ट्रैक किया जा रहा है इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जो कि बेंगलुरु में है, और नासा भी इसमें असिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन नहीं है, बट हम उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या स्टेटस है अभी उस मिशन का, ठीक है। सो अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्या सिग्निफिकेंस रहा है। तो एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज जो है वो इसरो ने डेमोन्स्ट्रेट करी है, और उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि हम और भी अफोर्डेबल इंटरप्लैनेटरी मिशन कर सकते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक एवेन्यू है वो खुल गया है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी हो गई है, उससे रिलेवेंट ह्यूमन रिसोर्सेज का जो एम्प्लॉयमेंट है वो चीज बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप बन सकती है, बिकॉज इसरो ने एक बहुत ही लैंडमार्क ये फीचर जो था वो या फीट था अचीव किया, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू रीच मार्स इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। इससे पहले जो कंट्रीज हमने देखा, रशिया वगैरह जो गए हुए हैं मार्स के ऊपर, दे फेल्ड इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स ऑल द मोर रेलेवेंट कि इसने इसरो का जो कॉन्फिडेंस है, वर्ल्ड का कॉन्फिडेंस इसरो के ऊपर बढ़ा दिया है, और इससे हम इंटरनेशनल पार्टनरशिप कर सकते हैं, एंड दिस कुड बी लेवरेज एज अ पोटेंट फॉरेन पॉलिसी टूल, ठीक है। इस टाइप की पार्टनरशिप से हम फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कंट्रीज की। अब आते हैं टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट क्या रही मार्स ने, क्या सिग्निफिकेंट फीट अचीव किए। तो मार्स ने हेल्प करने में अंडरस्टैंड किया हम लोगों को ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मार्शियन एक्सोस्फीयर, ठीक है। हमने देखा मार्शियन एक्सोस्फीयर के लिए स्पेसिफिकली हमने एक इक्विपमेंट या पेलोड रखा था उस मार्स मिशन के अंदर। तो उसके थ्रू हमें पता लगा कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ट्रांजिशन देखने को मिलता है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड रिच रिजीम टू एटॉमिक ऑक्सीजन रिच रिजीम, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें पता लगा थ्रू दिस मिशन। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें एक डिस्कवरी भी करी सुपरा थर्मल आर्गन 40 की, ठीक है, जिससे कि पता लगता है कि कैसे जो मार्स का जो एटमॉस्फेयर था वो एस्केप कर गया था। जैसे हम ज्योग्राफी क्लास 11 की अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आई गेस उसका शायद पहला ही चैप्टर है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर डेवलप हुआ, ठीक है। तो वहां पे हम पढ़ते हैं प्राइमोडियल गैसेस जो थी देवर
washed away या they were eroded from the earth atmosphere. तो वही सेम चीज हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है कि ये जो एर्गन 40 एटम है इसके थ्रू में ये पता लग रहा है कि यहाँ पे जो पहले एटमॉस्फेयर था वो कैसे एस्केप कर गया मार्स से. नेक्स्ट, यहाँ पे मंगलयान मिशन ने फोटोग्राफ भी किया है फार साइड ऑफ द डाइमॉस मून. ठीक है, डाइमॉस क्या है? डाइमॉस इज बेसिकली वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द मार्स. तो उसका जो फार साइड है, फार साइड मतलब जो जनरली मार्स की सरफेस से नहीं दिखता है, ठीक है, उसको हम फार साइड बोलते हैं. तो वो उसका फोटो लिया था. तो कोई बताएगा व्हाट इज द अदर सैटेलाइट ऑफ मार्स? एनीवन? तो याद रखना फोबोस है. ठीक है, डाइमॉस और फोबोस. इसके अलावा और भी कुछ चीजें पता लगी थी कि कैसे टाइम के अकॉर्डिंगली मार्शियन जो पोलर आइस कैप है वो वेरी करता है. ठीक है, सो दिस वाज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट. इसको इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट जो था वो इसरो को इसके लिए दिया गया था. ठीक है, तो ये भी आप एक एडिशनल फैक्ट के तौर पे लिख सकते हो. अब आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मार्स मिशन जो है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए. तो परसिवरेंस ये नासा का एक रोवर मिशन है. ठीक है, जब भी रोवर की बात आएगी तो हमेशा एक सॉफ्ट लैंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है. सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि आप आराम से अपने जो इक्विपमेंट है उसको लैंड करा रहे हो. रीजन यही रहता है कि रोवर को आराम से लैंड इसलिए हम करा रहे हैं ताकि वो और आगे रिसर्च कंडक्ट कर सके. जैसे अगर आपको पता हो चंद्रयान 1, उसके अंदर हमने हार्ड लैंडिंग कराई थी. जो इक्विपमेंट्स थे दे वर मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द मून चंद्रयान 1 के अंदर. तो वो हार्ड लैंडिंग का एग्जाम्पल था. लेकिन चंद्रयान 2 जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग का एग्जाम्पल था. ऑल्दो इट फेल टू सक्सेसफुली डू द सॉफ्ट लैंडिंग, बट इंटेंट वही था कि सॉफ्ट लैंडिंग कराएं. तो रोवर के साथ पता होना चाहिए परसिवरेंस में सॉफ्ट लैंडिंग ट्राई किया था. और मार्स का जो पास्ट लाइफ है, सॉइल सैंपल्स है, इसको हम लोग स्टडी कर रहे थे. ये जो परसिवरेंस मिशन है इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट इसके अंदर एक रोबोट है जिसका नाम है इंजेन्युइनिटी. ठीक है, तो कोई बताएगा क्या है इंजेन्युइनिटी या क्या फीचर है उस चीज का? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है इसमें. एनीवन? तो याद रखना इंजेन्युइनिटी जो है वो एक स्मॉल सोलर पावर्ड हेलीकॉप्टर है. ठीक है, जो कि इसी रोवर पे प्लांटेड है. तो इस रोवर से उड़ के वो इंजेन्युइनिटी जो है वो और जगह जा सकता है, वहां से सैंपल उठा सकता है और ये जो रोवर है इसके पास ला सकता है. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इस परसिवरेंस का जो हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट होप मिशन है. ये यूएई ने लॉन्च किया था. ठीक है, और ये अगेन मार्शियन जो वेदर है, एटमॉस्फेयर लेयर है, उनको स्टडी करेगा. बाकी सब कॉमन इश्यूज हैं. नेक्स्ट तियानवेन 1, तो चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन है जिसमें ऑर्बिटर है और एक रोवर है. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, ऑर्बिटर और रोवर दोनों इसमें इन्वॉल्व है. नेक्स्ट मार्स एक और मून एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि जापान लॉन्च करेगा इन 2024. ठीक है, तो अभी लॉन्च करना बाकी है, बट जब होगा तब हम देखेंगे. तो ये था अबाउट मंगलयान मिशन. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो अभी कर सकते हो. ठीक है, किसी को अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, न्यूज इन शॉर्ट, कमर्शियल 5G. हिमांगी मैम आपका था ये पार्ट. Yes, sir. So, good evening, everyone. I'll be dealing with news in short. The first point is commercial 5G service. कमर्शियल 5G सर्विस रिसेंटली न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि हमने देखा है कि इसका टेस्टिंग वगैरह हो गया और अब ये अवेलेबल भी है हमको, तो इसका कमर्शियलाइजेशन हो रहा है. फिफ्थ जनरेशन है ये मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी का 4G LTE के बाद इसमें एक वर्ड आया है LTE. तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है LTE और VoLTE. ये प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, तो मैं आपको बेसिक सा डिफरेंस बता देती हूँ दोनों में. LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन और VoLTE होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन. LTE में होता क्या था कि आप जब नेट यूज कर रहे हैं और उस टाइम कॉल आ गया तो आपको आउट ऑफ द 2 1 चूज करना पड़ता था. अगर आप कॉल अटेंड कर लेंगे तो आपका नेट कनेक्शन चला जाएगा.
जबकि VoLTE में क्या होता है कि वॉइस ओवर LTE, आप कॉल भी अटेंड कर सकते हो और आप अपना नेट भी स्मूथली वर्क कर सकते हो उस पर भी। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है LTE और VoLTE में। और 5G सर्विस के बारे में जानते हैं अब। इट इज नॉट अ सिंगल टेक्नोलॉजी बट एन अमेलगमेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज। इन टेक्नोलॉजीज को देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जो 5G में इंक्लूडेड है। सबसे पहले मैसिव मल्टी यूजर मीमो, आपके मल्टीपल इनपुट्स होंगे और उसके मल्टीपल आउटपुट्स होंगे, तो ऐसे नेटवर्क्स की अवेलेबिलिटी होगी हमें। स्मॉल सेल स्टेशंस बनाए जाएंगे जो कि आपको कनेक्ट करेंगे बेस स्टेशन से यूजर्स के साथ, सीमलेस होगा ये। मोबाइल एज कंप्यूटिंग होगी जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग को यूजर से फिजिकली और क्लोजर लाएगी। इसमें एक और वर्ड आया क्लाउड कंप्यूटिंग, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कोई बताना चाहेगा? सोशल मीडिया एप्लीकेशंस या फिर स्टडी से रिलेटेड, मतलब ऑल इन ऑल एप्स, आपके सर्वर्स जो हैं, आपकी स्टोरेज जो है, तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आपको ये सारी सर्विसेज मिलती हैं, इसी को हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। मूविंग ऑन, तो मोबाइल एज कंप्यूटिंग हमने देखा, क्लाउड कंप्यूटिंग, इसके हेल्प से हम यूजर और कंप्यूटर को और क्लोजर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। बीम फोर्सिंग के भी बारे में जान लेते हैं। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जो कि विजुअलाइज करती है एज अ लेजर बीम बिटवीन ट्रांसमिटिंग एंटिटी एंड द यूजर। ठीक है, नेक्स्ट 5G के बारे में ये बताया गया है कि एक्सेलरेट करेगा आपके क्लाउड गेमिंग को। AR/VR टेक्नोलॉजी, AR/VR मतलब आपकी ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। ये इसका काम क्या होता है, ये आपके डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड के बीच में जो गैप है उसे ब्रिज करता है। दिस इज व्हाट AR/VR टेक्नोलॉजी इज नोन फॉर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके बारे में आप सबको पता ही होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये वाइडर यूज एरियाज आपको देगा कंपेयर टू 4G। इसमें और क्या क्या खासियत है, ये आपके हेल्थ केयर, फिनटेक, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, स्मार्ट एप्लीकेशन, एजुकेशन, इन सब में भी आपको बेनिफिट करने वाला है। इसका जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये कंपैरिजन 4G 5G और 6G के बीच में। तो 6G तो उतना नहीं, पर 4G 5G के बीच में हमें कंपैरिजन देखने की जरूरत है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी स्पेक्ट्रम में। तो 4G में आप मेगा हर्ट्ज का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो 600 मेगा हर्ट्ज है, जहां पर 5G में मेगा हर्ट्ज जैसी कोई चीज ही नहीं, सीधा गीगा हर्ट्ज से स्टार्ट हो रही है, सब 6 गीगा हर्ट्ज एंड अब 24.25 गीगा हर्ट्ज, तो कुछ ज्यादा ही हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं 5G में। पीक डेटा रेट्स देखा जाए तो आप 4G में 1 GB पर सेकेंड डाउनलोड या अपलोड कर सकते हैं, वहीं 5G में आप 20 GB 1 सेकेंड के अंदर अंदर अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लेटेंसी क्या है? लेटेंसी मतलब आपका वो लेंथ ऑफ टाइम, इसमें दिया भी हुआ है एंड टू एंड डिले जो होता है। 4G में 60 to 100 मिली सेकेंड्स का डिले देखा जाता है और 5G में सिर्फ और सिर्फ 5 मिली सेकेंड्स, और 6G में तो 1 मिली सेकेंड, नेग्लिजिबल देख सकते हैं। So this was major difference points which we need to keep in mind. So with this I come to an end of commercial 5G service. इसमें आप में से किसी को कुछ एडिशन देना हो then please you're most welcome. I'll just ask small questions. What is PaaS, what is SaaS, and what is IaaS? क्योंकि SaaS का क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कह रहे हो क्या आप? हाँ, that is PaaS. हाँ, SaaS is software as a service and IaaS is infrastructure as a service. वो मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के इसमें there's 3 options which are possible. So इसीलिए, and also there was a question, right? So that's sort of asking. Thank you, sir. So moving on to the next topic of the day, that is the Global Lighthouse Network. तो रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया है 3 फैक्ट्रीज के एडिशन को, जो कि इसके ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में ऐड होंगी ये तीनों फैक्ट्री। वो तीनों फैक्ट्री क्या है देख लेते हैं। तो सिप्ला की इंदौर फैसिलिटी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद फैसिलिटी और मॉन्डलीज फैसिलिटी इन श्री सिटी जो कि चेन्नई में है। तो इन तीनों फैक्ट्रीज को आप
ध्यान में रखें, और इसको किसने अनाउंस किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। तो दीज आर द टू मेन टेक अवेज फ्रॉम दिस टॉपिक. नेक्स्ट इज कि द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क इज अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद मैकेंजी एंड कंपनी. तो ये जो लाइट हाउस नेटवर्क है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है, साथ ही साथ इन्होंने मैकेंजी कंपनी के साथ कोलैबोरेट भी किया है. दिस वाज आल्सो इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट इज ये जो ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क है ये है क्या? तो एक कम्युनिटी है of over 100 manufacturers, those who are showing leadership in applying fourth industrial revolution technologies जैसे कि artificial intelligence, 3D printing, big data analytics. Not that important, but the other 2 points are very important. Next, moving on. अच्छा, before moving on, आप में से किसी को इसमें कुछ add on करना है? Next point is LVM3M2. LVM3M2 मतलब launch vehicles. ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं. इस LVM3M2 को पहले हम जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल MK3 Mark 3 से भी जानते थे. तो ये अब इसको हम LVM3M2 कहते हैं. ये इसरो का हेवीएस्ट रॉकेट है और इसने अभी किया क्या है? इट हैज सक्सेसफुली प्लेस्ड 36 सैटेलाइट्स ऑफ OneWeb इन ऑर्बिट. तो OneWeb के बारे में सबसे पहले जानते हैं. तो OneWeb एक जॉइंट वेंचर है इंडिया का भारतीय एंटरप्राइज और यूके गवर्नमेंट के बीच, जो कि डिलीवर करेगा हाई स्पीड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड. OneWeb सैटेलाइट्स ऑपरेट होती हैं आपकी लियो में, लो अर्थ ऑर्बिट्स में, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 1200 किलोमीटर्स. So this was about OneWeb. Moving on, तो इसमें 36 सैटेलाइट्स इस OneWeb की ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस की गई हैं with the help of ISRO's heaviest rocket, that is LVM3. This is quite important, that is why I am repeating. Moving on, LVM3M2 mission was the first dedicated commercial satellite mission of New Space India Limited. NSIL का ये पहला dedicated commercial satellite था. Moving on, NSIL के बारे में जानते हैं. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आती है. दिस इज इम्पोर्टेंट. और ये एनेबल करती है इंडियन इंडस्ट्रीज को कि वो हाई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों. केटर करता है इमर्जिंग ग्लोबल कमर्शियल और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च सर्विस मार्केट में भी NSIL. सो दिस वाज ऑल अबाउट NSIL. अब ये मिशन जो है, दिस स्टैब्लिशेस इसरोज ग्रोइंग कैपेबिलिटीज टू अंडरटेक मेगा मिशंस एंड फिल इन वेकेंट नीश इन ग्लोबल मार्केट बाय लॉन्चिंग अ कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स. इसमें एक इमेज नेक्स्ट पेज पर दी हुई है. इस पॉइंट को समझने के लिए हमें वो इमेज देखना चाहिए. तो लॉन्च व्हीकल्स ग्लोबल लेवल पर देखें तो यूरोप का जो हैवीएस्ट रॉकेट है उसको Ariane 5 के नाम से जानते हैं. इसका लिफ्ट ऑफ मास 780 है, पेलोड कैपेसिटी लियो में 20 और GTO में 10 है. नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यूरोप का जो हैवीएस्ट है वो Ariane 5 है. चाइना का हैवीएस्ट लॉन्ग मार्च है. स्पेस एक्स जो कि प्राइवेट ओन्ड कंपनी है, एलोन मस्क की है, ये उनका नाम है फैल्कन हेवी. नासा का लेटेस्ट डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जो लॉन्च हुआ है उसको स्पेस लॉन्च व्हीकल के नाम से जानते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. नाउ ग्लोबल मार्केट में क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं अक्रॉस ग्लोब, वो मैंने देखा, हम सबने देखा भी. अबाउट LVM3M2 के बारे में जानते हैं. जैसा कि मैंने बताया कि इसको पहले हम जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी जानते थे. ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होती है जिसमें कि क्रायोजेनिक अपर स्टेज होता है, सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स होते हैं और कोर लिक्विड स्टेज होते हैं. तो ये 3 स्टेजेस जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं. क्या क्या है? क्रायोजेनिक अपर स्टेज, फिर उसके बाद सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स और आपका कोर लिक्विड स्टेज. इसमें एक ये वर्ड आया है क्रायोजेनिक. एनीबडी वुड लाइक टू ऐड सम डिटेल्स टू दिस वर्ड क्रायोजेनिक? Cryo is it like low temperature, right? हाँ, यस सर. इसमें गैसियस फ्यूल है तो उसको लो टेम्परेचर पे रखा हुआ है ताकि वो उसको ज्यादा कंप्रेस किया जा सके, इसलिए वो लो टेम्परेचर पे फ्यूल को रखा हुआ हम लोगों ने. यस And सर, solid rockets का use इसलिए है because it consumes less energy and it can go on for a long time. yes sir.
ओके, तो ये 3 स्टेजेस हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है 8 टन है लो अर्थ ऑर्बिट में और 4 टन है आपकी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, जीटीओ जिसको हम कहते हैं। इसरो का सेकंड रॉकेट है, तो पहला क्या था, पीएसएलवी था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके 4 सक्सेसफुल मिशंस अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, उनमें से एक चंद्रयान 2 भी था, और गगनयान जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होगा, और चंद्रयान 3 उसके साथ साथ आदित्य L1 जो कि स्टडी करेगा हमारे सन को, आदित्य L1। इसमें आदित्य L1 कोई बताएगा L1 क्या है यहाँ पर, Lagrange point. एंड व्हाट आर लैग्रांज पॉइंट्स? I think it's the point, there are around 5 points where the forces are nullified. So, करेक्ट for सर, वेरी example, गुड। this there was this satellite. Sorry, मुझे I'm not getting the name. हबल के बाद जो हमने भेजा एक टेलीस्कोप, जेम्स तो वेब वो स्पेस टेलीस्कोप। जेम्स वेब, हाँ जेम्स वेब वो L2 पे पोजीशन किया है हमने। करेक्ट सर। So this is L1. Yes. So this was all about LVM3. Now moving on to the next topic, that is संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये कहाँ पर है? नाम से तो इंडियन साउंड कर रहा है, तो इंडिया में ही होगा। लोकेटेड एट एरीज। एरीज मतलब आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। ये है कहाँ, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज? मनोरा पीक पर है, नैनीताल में है, और इसने अभी 50 साल अपने ऑपरेशंस के कंप्लीट किए हैं। एरीज के बारे में जान लेते हैं। तो दिस स्पेशलाइजेस इन ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेज। 3 चीजों में इसका स्पेशलाइजेशन है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेरिक साइंसेज में। एसओटी संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप के मेजर इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। SOT has been used for optical observations of comets, occultation by planets। occultation मतलब मास्किंग, ये जो ग्रहण वाला जो कॉन्सेप्ट होता है प्लैनेट्स की वजह से, उसका भी ये ऑब्जर्वेशन करता है। एंड एस्टेरॉइड्स, स्टार फॉर्मिंग रीजन्स एंड स्टार क्लस्टर्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। गैलेक्टिक मतलब गैलेक्सी का वो जो सेंटर पार्ट होता है जो कि मोर ल्यूमिनस होता है कंपैरेटिवली, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या रही हैं इस ऑप्टिकल टेलीस्कोप की? तो इसने डिस्कवर किया है यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, इनके अराउंड जो रिंग्स की फॉर्मेशन है, जो रिंग्स पाई जाती है, उसकी डिस्कवरी इसी ऑप्टिकल टेलीस्कोप ने की है, संपूर्णानंद ने। और क्या किया है इसने? फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल आफ्टर ग्लोज ऑफ गामा रेज बर्स्ट, माइक्रो लेंसिंग इवेंट, discovery of quakes in various stars. So this was all about संपूर्णानंद ऑप्टिकल टेलीस्कोप। यहाँ के जो 2-3 टेकअवेज थे वो ये थे कि ये नैनीताल में है, एरीज के अंडर लोकेटेड है, इसके जो मेजर ऑब्जर्वेशंस हैं ये देखने की जरूरत है। So this was all about my part. Any more questions or additions are most welcomed. Thank you. Cool है, nicely explained मैम। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो हार्वी, Okay. दिस वाज योर्स। So this part is this is sodium content on moon surface. So we know that Chandrayaan 2, okay, so Chandrayaan 2 पे there was an instrument called as CLASS. So basically ये CLASS जो instrument था, through that we saw that they got an observation that there was a thin layer of sodium atoms that are weakly bound to the lunar surface, and there was a minority quantity also on in the lunar rocks. So this was the only news there. And Chandrayaan 2 के बारे में कि 2019 में लॉन्च किया था. It was the second lunar exploration. First one was Chandrayaan 1 in 2008. Again Chandrayaan 2 के जो पार्ट थे, that is lunar orbiter, Vikram lander and Pragyan lunar rover. ठीक है, तो ये पूछ सकते कि सोडियम कंटेंट है या नहीं, तो है मतलब। नेक्स्ट न्यूज, सो दैट इज टाइडल डिसरप्शन इवेंट्स, TDES। तो
tidal disruption events नाम confuse कर सकता है maybe. So we have to make sure that this is regarding black hole event. So in 2018, scientists observed that black hole when it rips the star to the shreds. Uh, तो ये जो पैटर्न है जिसको बोलते हैं ये स्पगेटिफाई किया, ठीक है, दैट हैपेंस बिकॉज द स्टार गेट्स टू क्लोज टू द ब्लैक होल and the gravitational forces of the black hole rips away that star itself. Okay, so this event is actually when so this ripping off of the star is called as tidal TDS event. So उससे क्या होता है कि there is elongated material spirals around the black hole, that shape formation that you can see in the diagram. There is a bound debris and unbound debris. So the way in which they are scattered away, इसको tidal disruption event बोलते हैं, and it creates a flash that can be detected by us millions of light years away. Okay, so this was the tidal disruption event. Second, the gamma ray burst. So we know that the brightest flashlights which can be seen when there is a powerful explosion in the universe. When a massive star explodes in the supernova, leaving behind a black hole. So जब सुपरनोवा का मतलब सुपरनोवा में एक्सप्लोजन होता है तो एक ब्राइटेस्ट फ्लैश का लाइट का फ्लैश बाहर निकलता है. इट गोज इन टू डायरेक्शंस. ओके, एंड दीज आर दो ये जो फ्लैश ऑफ लाइट होता है एक्चुअली वो गामा रेज होता है. एंड दिस इज जस्ट वन थिंग कि इफ our earth or any planet is in that line of sight, so it has a power to even wipe out the human civilization. Okay, so this is one thing, and it is very brief. Okay, it has two categories. एक तो short होता है and long होता है, but long gamma ray burst doesn't mean that it will go on for hours. Okay, the difference is short gamma ray burst, it is just in microseconds, and the long ones are in milliseconds. So इतना difference होता है. Again ये statement दे सकते हैं कि it is the most powerful explosion in the universe after the Big Bang, GRBs. So we might tend to think that it is an extreme statement, but it is not. Big Bang के बाद में सबसे powerful explosion यही है. And to quantify that, our sun will emit जितना अपना सन 10 बिलियन ईयर्स में एमिट करेगा एनर्जी, ये एक एक्सप्लोजन में एमिट करेगा. That's why I'm saying कि if we are in the line of sight of GRP, it can wipe out the civilization. All right, so we can move forward to the partial solar eclipse. I think this entire part is just a conceptual knowledge, so it can be asked in the options. So this solar eclipse, so it will happen when moon gets in the middle of earth and sun, and the moon casts the shadow over the earth. It will happen only at the new moon phase. तो ये statement में बोल सकते हैं, here they can change the option saying that it will happen at full moon or something like that. So solar eclipse happens at new moon phase. Lunar eclipse, which is opposite, कि earth position itself between the sun and moon, and it will occur during the full moon phase. Again, there are different types of solar eclipse. First is total solar eclipse, कि जहाँ पे पूरा का पूरा block हो जाता है, the face of the sun is blocked completely. Then there is partial solar eclipse. So it will happen when sun, moon, and earth are not aligned in a straight line, and what will happen is a part of the sun will be blocked, and that will it will give us the crescent kind of a shape. Third type is annular solar eclipse. So इसमें moon हमारे हमसे बहुत दूर होता है. Because of that, moon will appear very small, but it will cover up the some part of the sun in the center. So there will be ring around the moon. Okay, so annular नाम से हम पता लगा सकते हैं कि क्या है. And then there comes this hybrid solar eclipse. So it is actually because of the Earth's surface. Earth surface जो हमें पता है curved है, तो sometimes an eclipse can shift between the annular mode to the total solar eclipse mode. Okay, the moon shadow will move across the globe. At different parts, it will seem in a different way.
सो यही था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इस पे एक इन्फोग्राफिक या कुछ कंटेंट हमने चैनल के ऊपर भी डाला था। तो भाई GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने रिकमेंड किया है एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड विच इज धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। तो ये DMH11 का यही नाम ही यही है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। तो इसका एनवायरमेंट रिलीज है उसको अलाउ कर दिए GEAC ने। अब एनवायरमेंट रिलीज का मतलब ये नहीं है कि फार्मर्स इसको उगाकर और फिर मार्केट में बेच सकते हैं। इसका बेसिक मतलब यही है कि अभी ट्रायल के अंदर ही चल रहा है। आप इसको ओपन फील्ड में कुछ फार्मर्स को देके उसका ट्रायल रन कर सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट लाइक कमर्शियल रिलीज के इसको कमर्शियली ग्रो करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ एनवायरमेंटल रिलीज मतलब अभी एक कंट्रोल्ड टेस्टिंग फेज चल रहा है इसका, ठीक है। So this recommendation will go for approval of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ठीक है। तो इससे पहले भी GEAC ने इसके लिए अप्रूवल दिया था, बट इट वाज वेटोड बाय मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री ने उस टाइम रोक दिया था बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट बाय सेवरल एनवायरमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड फार्मर बॉडीज। तो वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी अगर हम इस DMH11 के अप्रूवल की बात करें तो दिस कुड पे वे फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ फर्स्ट GM फूड क्रॉप। करंटली इंडिया में सिर्फ एक ही GM क्रॉप हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज BT कॉटन, जो आप सब लोग जानते हो, राइट। BT कॉटन ही है अभी, और कोई GM क्रॉप गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। इलीगली लोग उगा रहे होंगे बट गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव नहीं है। फर्दर ये DMH जो 11 है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है इंडिया के अंदर ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट है, इन लोगों ने 2 एलियन जीन्स को ज्वाइन करके ये DMH11 को बनाया है। और ये 2 एलियन जीन आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम अ सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एमिलोलिक्यूफेशियंस, ठीक है। मतलब थोड़ा नाम पढ़ने में टफ है बट ठीक है, देख लेना। So this has been developed by crossing Indian mustard variety Varuna, जिसको बार्नीज लाइन के साथ एसोसिएट किया जाता है, विद एन ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा टू म्यूटेंट बारस्टार, ठीक है। तो ये बार्नीज एक जीन है और ये बारस्टार भी एक जीन है, जो कि हमें जो मस्टर्ड की जो वैरायटी मिलती है, ठीक है, जो कि हम अलग अलग रीजन से ये मस्टर्ड की वैरायटी लाए हैं, उनसे हम लोगों ने क्रॉस करा के बनाया है। तो इसमें जो पहला जीन है बार्नीज इज कोड फॉर प्रोटीन दैट इम्पेयर्स पोलन प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक ऑफ अगर हम बॉटनी देखें तो प्लांट के अंदर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, या एक फ्लावर के अंदर 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन कोई बताएगा क्या क्या होते हैं वो? बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। Anther and the pollen. करेक्ट। एंथर इज द मेल पार्ट, ठीक है, जिसमें से पोलन वगैरह निकलता है। एंड देन यू हैव द फीमेल पार्ट जो स्टिग्मा, जिसके थ्रू हमें अंदर फिर सीड फॉर्मेशन जिसके थ्रू होती है। तो वो पोलन स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है एंड वहां से धीरे धीरे वो ओव्यूल जो पार्ट होता है उसके साथ कंबाइन कर जाता है। एंड दैट्स हाउ फ्रॉम अ फ्लावर देन वी सी कि एक फ्रूट का प्रोडक्शन होता है और फ्रूट के अंदर वो सीड होता है। सीड इज लाइक अ एग, ठीक है, या एक आगे एक नया प्लांट को प्रोड्यूस करने का एक मीन्स है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है। तो मस्टर्ड के अंदर इशू ये होता है कि मस्टर्ड इज सेल्फ पॉलिनेटिंग, ठीक है। पौधे 2 टाइप के होते हैं, या तो क्रॉस पॉलिनेटिंग होता है, यानी एक पौधे के अंदर केवल एक ऑर्गन होगा, उसमें या तो पोलन रिलीज करेगा या फिर उसमें स्टिग्मा होगा, ठीक है। या फिर एक प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग हो सकता है, यानी उसमें दोनों ऑर्गन है, मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे मस्टर्ड के बारे में ये भी चीज पता होनी चाहिए, इट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग। इसको अलग से किसी और प्लांट की जरूरत नहीं है अपने आप को पॉलिनेट करवाने की, ठीक है। सो मस्टर्ड के अंदर आपस में पॉलिनेट हो जाता था, तो नई वैरायटी बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता था, ठीक है। क्योंकि नई वैरायटी अब कैसे बनाते हो, सपोज लेट्स से एक प्लांट है, उसके अंदर सिर्फ एक और मेल ऑर्गन है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, वो वहां से पौधा उठाते थे, उस वैरायटी का पोलन उठाते थे और दूसरी वैरायटी के जो स्टिग्मा है उस पर प्लेस कर देते थे, ठीक है।
तो एक नया हाइब्रिड वैरायटी बन जाती थी, ठीक है। दैट्स हाउ हाइब्रिड सीड्स आर फॉर्म। वहां पे कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व नहीं हो रहे, यू जस्ट टेकिंग अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। जैसे मैंगो का अगर हम बात करें, मैंगो की डिफरेंट वेराइटीज आती है, अल्फांजो, लंगड़ा और भी बहुत सारी वेराइटीज आती है, ठीक है। तो वैसे ही डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट वेराइटी होती है, उनको आपस में पोलन को मीट करा के हम लोग नई वेराइटी बनाते थे, ठीक है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेटिंग में ये कर पाना मुश्किल था, बिकॉज वो आपस में ही पहले ही ब्रीड कर लेते थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने ये जीन का एडिशन इस तरीके से काम आता है, क्योंकि ये जो बार्नीज जीन है, इसके थ्रू हम जो पोलन प्रोडक्शन है उसको इम्पेयर कर देते हैं, यानी उसका समझ लो जो मेल ऑर्गन है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। उससे जो मेल पार्ट स्टेराइल हो जाएगा और जो फीमेल पार्ट है उस पर हम कोई और फिर पोलन लाके इंट्रोड्यूस करके एक नई वेराइटी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा बार्नीज का यूज क्या है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट, जो सेकंड जो है ये बारस्टार जीन है, ये ब्लॉक कर देता है बार्नीज जीन के एक्शन को, ठीक है। इससे पहले हमने देखा बार्नीज वाला जो पोलन प्रोडक्शन को एक बार के लिए रोक देता है, लेकिन बारस्टार उसके काम को उल्टा कर देता है, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट जब जनरेशन निकले उसमें से, उस नई वेराइटी में से, उनके अंदर ये पोलन इम्पेयर ना हो, वो आपस में सेल्फ पॉलिनेट कर सके। सो द रिजल्टेंट इज बोथ हाई यील्डिंग एंड ऑल्सो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड एंड ग्रेन, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जीएम क्रॉप बनाने का यही है कि एक तो हाई यील्ड मिले, ठीक है, कि कम या एक पौधे से नॉर्मल जो पौधा होता है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, कम पानी के अंदर वो ग्रो हो, ठीक है। ये भी इससे एडवांटेज मिलता है। जैसे अगर हम बात करें इसी DMH11 के अंदर ही, तो इसमें क्या होता था, जो सीड होता था काफ़ी बड़ा हो जाता था और उससे जो पौधा था वो नीचे लटक जाता था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द सीड। तो वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं होगी। तो बहुत सारे एडवांटेज हमें इस बार्नीज वैरायटी के अंदर ये जो DMH11 वैरायटी है उसके अंदर देखने को मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट DMH11। अब जो GEA से हमने पढ़ा था ये आप सब लोग जानते हो, ये एक एपेक्स बायोटेक रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या कोई क्रॉप अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस होगी तो पहले इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये बॉडी फॉर्म की गई है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और पूरा जो GM ऑर्गेनिजम्स है उनसे रिलेटेड जो भी काम है वो सारा काम ये बॉडी करती है, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को डाउट है? Any doubt related to DMH11 or in general any GM crop? Sir, what are the limitations of it, as in why it is getting vetoed? Vetoed in the sense, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो GM क्रॉप्स के इन जनरल ये पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो GM क्रॉप्स में ऐसा माना जाता है कि पहला सबसे बेसिक रीजन इकोनॉमी के सेंस में अगर हम बात करें तो थोड़े सीड कॉस्टली होते हैं, और इंडिया के अंदर हमारे पास जो फार्मर्स है उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अफोर्ड कर पाए, तो पहला इश्यू कॉस्ट है। नेक्स्ट, इसके अंदर कई बार जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखी गई हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि उनमें कुछ जैसे बीटी कॉटन की अगर हम बात करें या बीटी रिलेटेड, तो उसमें कुछ टॉक्सिन ऐसे होते हैं जो कि एपीकल्चर को, यानी जो मधुमक्खियां जो पॉलिनेशन करती हैं या बटरफ्लाई जो पॉलिनेशन करती हैं उनको हार्म करती हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पॉलिनेटर्स हैं उनको अगर हार्म होगा तो ओवरऑल पूरा इकोसिस्टम जो है, ठीक है, कि अगर पॉलिनेटर्स ही खत्म हो जाएंगे तो फिर पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, फिर कोई फ्रूट वगैरह नहीं मिलेगा, तो फूड सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तो वो भी लिख सकते हो कि एपीकल्चर को डिसरप्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें कई बार बहुत सारे कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का इस्तेमाल जरूरी होता है। जैसे कल हमने ग्लाइफोसेट पढ़ा था, ठीक है, तो कई GM क्रॉप्स के अंदर रिकमेंड किया गया था कि ग्लाइफोसेट आप इसमें यूज करो, ठीक है, तो वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके चलते जो एनवायरमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको रिजेक्ट कर रही है, ठीक है, कि ये एनवायरमेंट के साथ खिलवाड़ है, ठीक है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल चीज है और अभी इसके क्या इम्पैक्ट होंगे हमें ये नहीं पता है, ठीक है। तो जैसे बीटी कॉटन के रिस्पेक्ट में ये बहुत बात होती है या बीटी ब्रिंजल के रिस्पेक्ट में बात होती है, जिसमें से जो टॉक्सिन निकलता है वो ह्यूमन को भी हार्म कर सकता है। तो Yeah, it करंटली, can be carcinogenic. Yeah. हाँ, तो करंटली ये सब थोड़ा सा स्पेकुलेशन बेस्ड है, प्रॉपर रिसर्च नहीं है। तो वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो कि हाँ पहले कंट्रोल ट्रायल हो,
पूरा स्टडी किया जाए और फिर इसको रिलीज किया जाए, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल 3-4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो क्रिटिसिज्म में, ठीक है। ऑलराइट, तो आई गेस फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अब टीबी पे जाने से पहले कोई ये बताएगा लाइक इज टीबी अ बैक्टीरियल और अ वायरल डिजीज? बेसिक क्वेश्चन है। बैक्टीरियल, करेक्ट। कैन यू नेम द बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरिया। वेरी गुड। तो माइकोबैक्टीरिया पता होना चाहिए, वो फैलाता है इसको, टीबी को। एंड अभी ये जो रिपोर्ट आई है WHO की, इसमें ये बोला गया है कि अभी तक जो ट्रेंड चल रहा था वेयर वी वर विटनेसिंग द डिक्रीजिंग डेथ फ्रॉम टीबी, दैट हैज रिवर्स्ड बिटवीन 2019 एंड 2021। रीजन आपको पता ही है, कोविड आ गया था जिसकी वजह से बाकी बीमारियों पे जो ध्यान था वो कम हो गया था, और इसी दौरान टीबी एक तरीके से अपना वापस सर उठा लिया। सो अराउंड 10.6 मिलियन पीपल वर डायग्नोज विद टीबी, ठीक है, जो कि इंक्रीज है 4.5% का फ्रॉम 2020। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब नंबर इतना हमें याद नहीं रहेगा, बस आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज हुआ था। आप इसको ग्राफ के थ्रू रफली दिखा सकते हो कि हाँ पहले डिक्रीज करा था एंड फिर 2019 के बाद इंक्रीज करा, ठीक है। तो टीबी इज द सेकेंड लीडिंग इन्फेक्शियस किलर आफ्टर कोविड-19, ठीक है। तो टीबी का ये एक कह सकते हैं कि इतना मेजर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें तो 28% cases across the world are found in India, which makes India the highest TB patient count, ठीक है। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टीबी का बर्डन है, और देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल डायग्नोज विद इट ऑल्सो, ठीक है। ये तो वो लोग हैं जिनका डायग्नोस हो गया, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है, वो भी एक इशू है। नेक्स्ट, अगर हम टॉप 5 रिस्क फैक्टर की बात करें टीबी के, तो अंडर न्यूट्रिशन, HIV इन्फेक्शन, अल्कोहल डिसऑर्डर्स, स्मोकिंग एंड डायबिटीज, ठीक है, जिसकी वजह से टीबी के होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और सीवियर टीबी होने के, ठीक है। अब जैसे कि हमने बात किया था कि टीबी फैलाता कौन है, तो एक बैक्टीरिया फैलाता है कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो टीबी तरह तरह की होती है, लाइक जनरली हम लोग टीबी को एसोसिएट करते हैं विद लंग्स, ठीक है। लेकिन टीबी कहीं पे भी हो सकती है, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकती है, ब्रेन में भी हो सकती है, इवन आई के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू लंग्स, ऑल्दो लंग्स इज द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, पल्मोनरी टीबी सबसे प्रोमिनेंट है, लेकिन और भी जगह अफेक्ट कर सकती है ये। अब कॉमनली इसमें यूज ड्रग्स जो होते हैं, जो हमें पता होना चाहिए, आइसो आइसो आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, इथाम्ब्यूटोल एंड प्रेजिनामाइड, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयां हैं जो कि डॉट्स, अगर आपने सुना हो, डॉट्स एक ट्रीटमेंट होता है इंडिया के अंदर दिया जाता है, जिसके अंदर यही मेन लाइन ड्रग्स जो है इनको दिया जाता है। इनको मेन लाइन ड्रग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई पहला पेशेंट आता है तो उसको ये दवाई दी जाती है, माना जाता है कि इनसे जो पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा, अगर वो डॉट का जो प्रोग्राम है उसको 6 महीने लगातार पूरा करता है तो, ठीक है। इन्हें मेन लाइन ड्रग बोलते हैं। लेकिन लेट्स से किसी पेशेंट है, उसने 2-3 बार वो कोर्स को छोड़ दिया बीच में, तो इस केस में क्या होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया इन एंटीबायोटिक्स और ये जो मेडिसिन है इनके अगेंस्ट इम्यूनिटी गेन कर लेता है, ठीक है। तो वहां पे एक सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ठीक है, या इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जैसे हमने ये दवाइयों के नाम देखे, आइजोनियाजाइड, रिफाम्पिन, अगर इनसे इन दवाइयों से अगर टीबी पे असर नहीं हो रहा है, ठीक है, तब हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए जो दवाइयाँ वो देते हैं, ठीक है। तो इसमें और बहुत से तरह की दवाइयाँ हैं। जैसे अगर ये बात करें, ये ड्रग्स मोस्टली ओरल है, मेन लाइन ड्रग्स, लेकिन जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है तो वहाँ पे फिर सेकेंड लाइन जो ड्रग्स है उसके अंदर हम इंजेक्शन वगैरह भी डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। तो टीबी से रिलेटेड इंडिया के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे इंडियाज विजन टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। ये एक्चुअली WHO का जो ग्लोबल टारगेट है 2030 का, उससे हम लोगों ने 5 साल प्रीपोन कर दिया इसको, ठीक है। ऑल्दो करंटली नंबर्स देखे तो इट डजंट सीम कि इंडिया विल अचीव दिस टारगेट बाय देन, बट लेट्स बी होपफुल कि शायद हम लोग अचीव कर लें। इसके अलावा निक्षय पोर्टल आप जानते हो, जहाँ पे अगर कोई भी
किसी को टीबी हुआ है, वो हॉस्पिटल में गया है, तो हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी इस निक्षय पोर्टल पे. तो दिस निक्षय पोर्टल वी कैन ट्रैक दैट पर्सन इज गेटिंग मेडिसिन ऑन टाइम और नॉट. ठीक है, या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. इसके अलावा एक सोशल कैंपेन भी हम लोग चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा. इसके थ्रू अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टी सॉरी द WHO रिपोर्ट ऑन टीबी. नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं. सो दिस इज फर्स्ट एवर फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट. ठीक है, तो WHO ने अपनी ये फंगल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट निकाली है. अब बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन है इसके अंदर, नाम याद रहेगा नहीं तो कोई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो काफ़ी पुअर है, तो आई गेस लेट्स स्किप दिस पार्ट. नेक्स्ट चलते हैं. ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बिकॉज इंडिया के अंदर डॉक्टर दिलीप महालनोबिस, इन्होंने पायनियर किया था ये प्रैक्टिकल इमरजेंसी यूज ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिससे डायरिया रिलेटेड जो डेथ थी या डिजीज का जो इम्पैक्ट था उसको इन्होंने काफ़ी कम करवा दिया. तो ये डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ये रेफ्यूजी कैंप्स में काम कर रहे थे 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में, और वहाँ उन्होंने पाया कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो थे ये डायरिया की वजह से उनकी मौत हो जा रही थी. ठीक है, जबकि डायरिया एक बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, और इसके अंदर लार्ज स्केल पे जो बॉडी के जो फ्लूइड होते हैं ये बाहर निकल जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं बॉडी के अंदर, एंड विच कैन लीड टू डेथ. ठीक है, सो इन्होंने ये एक ओरल सॉल्यूशन बनाया थ्रू वो वेरी बेसिक कंपोनेंट्स, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्ट, क्योंकि हमारी बॉडी को सॉल्ट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, चीनी से मिल जाएगा, तो एक नमक और चीनी का घोल बनाया. ठीक है, और भी चीज़ें इसमें रहती है, इट्स नॉट दैट सिंपल. ठीक है, और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो. सो ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बनाया, और इसके लिए इन्हें 2002 के अंदर डॉक्टर दिलीप महालनोबिस वाज अवॉर्डेड विद डॉक्टर Nathaniel F. Priors, uh, along with Dr. Nathaniel F. Priors, was awarded the Pollen Prize by Columbia University. तो इन लोगों को ये प्राइज दिया गया विच इज इक्विवेलेंट नोबेल प्राइज इन पीडियाट्रिक्स. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिटेल थी जो आपको पता होनी चाहिए थे इसके अंदर. नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल है इसके अंदर है एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट. ठीक है, तो ये नाडा जो इंडिया की प्रीमियर एंटी डोपिंग एजेंसी है, प्लस NDTL विच इज नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी, ये होस्ट कर रहे हैं थर्ड एडिशन ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ABP symposium. तो ABP is an anti-doping tool that monitors selected biological variable over a time to reveal the effects of doping rather than attempting to detect the doping substance or method itself. ठीक है, तो डोपिंग से क्या असर हुआ है उस चीज को बताता है rather than क्या चीज इस्तेमाल हुई है. ठीक है, so this was athlete biological passport. So with that we are done with the science and tech part. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. Anyone? ठीक है, तो आज के लिए फिर यहीं स्टॉप करते हैं.